अनिश्चितता की दुनिया में रहते हैं और आए दिन हम सुनते हैं कि ट्रेन का एक्सीडेंट हो रहा है, पूरे की पूरे समुदाय, पूरी पूरी कम्युनिटीज बाढ़ में बह जाती है। भूकंप जब भी आता है सिर्फ दुख लेके आता है। युवा लोग वक्त से पहले अपनी जान गंवा रहे हैं और अचानक मर रहे हैं। ये सारी घटनाएं हमें चिंतित करती हैं और साथ ही साथ भयभीत भी करती हैं। अगर हम सोचें इन सब की वजह क्या है, तो वजह बहुत साफ है। सबसे पहले ये घटनाएं अप्रत्याशित हैं। यदि हम किसी घटना का पूर्व अनुमान कर सके या भविष्य को देख सके, भविष्यवाणी कर सके, तो शायद हम इन सारी घटनाओं के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। और दूसरी अगर हम बात करते हैं, तो ऐसी अप्रत्याशित और अप्रिय घटनाएं अक्सर आर्थिक नुकसान लेके आती हैं और दुख का कारण बन जाती हैं। इस अध्याय का उद्देश्य बीमा की मूल बातों को प्रस्तुत करना है, साथ ही साथ इसके विकास का पता लगाना है और ये भी समझना है कि बीमा काम कैसे करता है। आप यह भी जानेंगे कि कैसे बीमा अप्रत्याशित घटनाओं के परिणाम स्वरूप होने वाले आर्थिक नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता है। तो आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बीमा के बारे में। जब जिक्र हो बीमा का, तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि बीमा का अभी तक का सफर कैसा है। बीमा व्यवसाय की उत्पत्ति लंदन लॉर्ड कॉफी हाउस से शुरू हुई थी। दुनिया की पहली जीवन बीमा कंपनी एम्बिकल सोसाइटी ऑफ परपेचुअल थी। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो भारत में स्थापित होने वाली पहली जीवन बीमा कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड थी। वहीं पे भारत में स्थापित होने वाली पहली गैर जीवन बीमा कंपनी, जिसको हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कहते हैं, वो थी ट्राइटॉन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मुंबई में 1870 में पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना हुई। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1906 में स्थापित होने वाली सबसे पुरानी बीमा कंपनी है। 1912 में बीमा व्यवसाय को विनियमित करने के लिए जीवन बीमा कंपनी अधिनियम और भविष्य निधि अधिनियम को पारित किया गया था। बीमा अधिनियम 1938 भारत में बीमा कंपनियों के आचरण को विनियमित करने के लिए अधिनियमितता का पहला कानून बनाया गया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बहुत सारे माइलस्टोन्स के बारे में और साथ ही साथ आज अगर हम भारत की बात करते हैं, तो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जीवन बीमा की जो इंडस्ट्री है, ये आज कहां पर खड़ी है। जीवन बीमा कंपनियों अधिनियम 1912 यह अनिवार्य करता है कि प्रीमियम दर तालिकाओं और कंपनियों के आवधिक मूल्यांकन एक बीमांकित द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। भारत का जीवन बीमा निगम, जिसको हम LIC के नाम से भी जानते हैं, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। भारतीय निजी क्षेत्र में आज 23 जीवन बीमा कंपनियां काम करती हैं। भारत सरकार के अधीन डाक विभाग भी लेन देन का कार्य करता है। डाक जीवन बीमा के माध्यम से जीवन बीमा का व्यवसाय होता है। आज भारत में जीवन बीमा ने बहुत सारे ही माइलस्टोन्स को टच किया है। कुछ इतिहास से माइलस्टोन्स का हम जिक्र करते हैं। 1 सितंबर 1956 को 170 बीमा कंपनियों और 75 भविष्य निधि समितियों और भारतीय जीवन बीमा निगम को मिलाकर जीवन बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण किया गया था और तब जाके LIC का गठन हुआ, जिसको हम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बारे में, तो 1972 में कुल 106 बीमाकर्ताओं को मिला के जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम GIC के नाम से जानते हैं, उसका गठन किया गया और उसका राष्ट्रीयकरण करा गया, जिसके साथ 4 सहायक कंपनियां भी बनाई गई थी। 1993 में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसको नाम दिया गया मल्होत्रा कमेटी। मल्होत्रा कमेटी का काम जीवन बीमा व्यवसाय को समझना था और ये पहचानना था, ये इस नतीजे में पहुंचना था कि क्या और भी डेवलपमेंट्स हो सकते हैं इस इंडस्ट्री में। मल्होत्रा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1 साल के बाद 1994 में सबमिट करी। IRDA का गठन एक एक्ट बना के 1999 में करा गया। IRDA का पूर्ण काम लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसको हम बीमा कंपनी या गैर जीवन बीमा कंपनी कहते हैं, उस पर अपनी नजर रखना और उसको संगठित करना है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं बीमा काम कैसे करता है। कुछ बेसिक 2 से 3 चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना है समझने के लिए कि बीमा कैसे काम करता है। सबसे पहले, बीमा में एक ऐसी संपत्ति होना चाहिए जिसका कुछ ना कुछ आर्थिक मूल्य हो।
अनिश्चित घटना के कारण इन संपत्तियों का मूल्य कम हो सकता है, यह हमें समझना जरूरी है। साथ ही साथ नुकसान या क्षति की इस संभावना को जोखिम के रूप में जाना जाता है। आइए दोस्तों, हम जानते हैं जोखिम का भार कितने तरह के होते हैं। जोखिम के भार दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला, जोखिम का प्राथमिक बोझ, जिसमें वास्तव में कोई नुकसान उठाना पड़ा हो, जैसे कि किसी की एक फैक्ट्री है जिसमें आग लग जाए, तो फैक्ट्री में आग लगना एक असली जोखिम है जो हुआ है वास्तविकता में। वहीं पे दूसरा होता है जोखिम का द्वितीयक बोझ, जिसमें नुकसान हो सकता है या नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा है, जैसे कि शारीरिक नुकसान या मानसिक नुकसान। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि जोखिम को कम करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए कौन सी तकनीकों का हम इस्तेमाल या उपयोग कर सकते हैं, या बीमा इंडस्ट्री में कौन कौन से ऐसे उपयोग के लिए तकनीकें बनी है। जिसमें से पहला है जोखिम से बचाव। नुकसान की स्थिति से बचकर जोखिम को नियंत्रित करना पहला तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका, जोखिम का प्रतिधारण। जोखिम के प्रभाव को प्रबंधित करने की कोशिश करता है और जोखिम को सहन करने के लिए विभाजित कर देता है। तीसरा तरीका है जोखिम में कमी और नियंत्रण करना। यह जोखिम से बचने की तुलना में अधिक व्यवहारिक और प्रासंगिक दृष्टिकोण अपनाता है। इसका मतलब है कि नुकसान होने की संभावना को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए जाए या नुकसान होने पर इसके प्रभाव की गंभीरता को कम करा जाए। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि किस तरह से हम बीमा को अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेंगी जो कि बीमा से रिलेटेड है। थोड़े समय के लिए ज्यादा जोखिम ना लें। उदाहरण के तौर पे बॉल पेन का बीमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसकी लागत बहुत ज्यादा अधिक नहीं होती। जितना हम खो सकते हैं उससे अधिक जोखिम कभी भी ना लें। उदाहरण, हम अपने घर का बीमा नहीं करा सकते क्योंकि इसकी लागत अधिक है। संभावित परिणाम पर विचार किए बिना बीमा ना करें। उदाहरण, क्या कोई अंतरिक्ष उपग्रह का बीमा कर सकता है? बीमा एक घटना है। बीमा एक घटना के खिलाफ सुरक्षा को संदर्भित करता है जो हो सकती है, जबकि आश्वासन एक घटना के खिलाफ सुरक्षा को संदर्भित करता है जो घटित होगा। अब दोस्तों, हम जानते हैं और समझते हैं कि इंश्योरेंस, बीमा हमारे समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण कार्य करता है। हालांकि बीमा से हमारे समाज को, हमारी सोसाइटी को बहुत सारे फायदे हैं, बट यहाँ पर मैं उन मेन 4 चीजों के बारे में आपको बताऊंगा जो हम कह सकते हैं कि बीमा हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत कारगर है। बीमा से समाज को आर्थिक और सामाजिक लाभ होता है। साथ ही साथ यह रोजगार भी प्रदान करता है। मैं, आप, हम सब जो लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में या बीमा कंपनियों में काम करते हैं, वो सब ये रोजगार का फायदा उठाते हैं। साथ ही साथ प्रीमियम से जुटाई गई राशि को बुनियादी ढांचों की जरूरतों के विकास के लिए निवेश किया जाता है। और चौथा फायदा जो बीमा से हमारे समाज को होता है वो ये है कि किसी के भविष्य से जुड़े डर, चिंता को दूर कर सकता है। दोस्तों, कुछ ऐसी भी बीमा योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा प्रायोजित और समर्थित है। उनमें से कुछ का नाम मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम, फसल बीमा योजनाएं, जिसको हम राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भी कहते हैं, जो कि 1999 और 2000 के बीच स्थापित करी गई थी। साथ ही साथ कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जो बीमाकर्ताओं द्वारा संचालित है, मगर उसको सरकार द्वारा समर्थन नहीं मिलता, जैसे कि जनता व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, साथ ही साथ जन आरोग्य। तो दोस्तों, इसी पर हम समाप्ति की तरफ आ चुके हैं। जो चैप्टर नंबर 1 के बारे में हमने आज आपको बताया, बीमा के द्वारा परिचय कराया। सो अब हमारी मुलाकात होगी अगले चैप्टर में, जिसमें गया है, जिसमें पहला खंड बीमा के तत्वों से संबंधित है और दूसरा खंड बीमा अनुबंध की विशेषताओं से संबंधित है। बीमा के 4 तत्व होते हैं, जिसमें एसेट, जोखिम, जोखिम पूलिंग और बीमा अनुबंध आते हैं। आइए एक एक करके इन चारों के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात आती है एसेट की। यह एक संपत्ति को कुछ लाभ प्रदान करता है और उसके मालिक को आर्थिक मूल्य देता है के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक संपत्ति में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे कि आर्थिक मूल्य। एक संपत्ति का कुछ ना कुछ आर्थिक मूल्य होना चाहिए।
मूल्य दो तरह के हो सकते हैं या दो तरह से उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले आय सृजन, जिसमें संपत्ति उत्पादक हो सकती है और आय उत्पन्न कर सकती है, जैसे कि बिस्किट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन या दूध देने वाली गाय, दोनों अपने मालिक के लिए आय उत्पन्न करते हैं। एक स्वस्थ कार्यकर्ता एक संगठन के लिए एक संपत्ति है। वहीं दूसरी तरफ आवश्यकताओं की पूर्ति करना, एक संपत्ति एक या एक समूह की जरूरतों को पूरा करके भी मूल्य जोड़ सकती है, जैसे कि एक रेफ्रिजरेटर भोजन को ठंडा और संरक्षित करता है, जबकि एक कार परिवहन में आराम प्रदान करती है, साथ ही साथ सुविधा प्रदान करती है। इसी तरह एक शरीर एक मुक्त बीमारी से खुद को और परिवार का मूल्य बढ़ाता है। वास्तव में कुछ चीजें हवा और सूरज की रोशनी जितनी मूल्यवान है, हम उनके बिना नहीं रह सकते, फिर भी उन्हें आर्थिक अर्थ में संपत्ति के रूप में नहीं माना जा सकता। इसके दो कारण हैं। उनकी आपूर्ति प्रचुर मात्रा में है और दुर्लभ नहीं है। वे किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं है, बल्कि सभी के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। साथ ही साथ दोस्तों, जोखिम की बात करते हैं। बीमा की प्रक्रिया में दूसरा तत्व जोखिम की अवधारणा है। हम जोखिम को नुकसान की संभावना के रूप में परिभाषित करेंगे। जोखिम इस प्रकार संभावित नुकसान या क्षति को संदर्भित करता है जो किसी घटना के होने के कारण उत्पन्न हो सकता है। हम आमतौर पर यह उम्मीद नहीं करते हैं कि हमारा घर जल जाएगा या हमारी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, फिर भी ऐसा हो सकता है। इसकी होने की संभावनाएं बहुत है। जोखिम के उदाहरण है घर के जलने या चोरी या दुर्घटना से उत्पन्न होने वाली आर्थिक हानि की संभावना, जिसके परिणाम स्वरूप एक अंग का नुकसान होता है। इसके दो निहितार्थ हैं। पहला, इसका मतलब है कि नुकसान हो भी सकता है और नहीं भी। नुकसान की संभावना या संभावना को गणितीय रूप में व्यक्त किया जाता है। दोस्तों, बीमा अनुबंध चौथा तत्व है। इसमें एक संविदात्मक समझौता शामिल होता है, जिसमें बीमाकर्ता प्रीमियम के रूप में ज्ञात मूल्य या प्रतिफल के लिए निर्दिष्ट जोखिमों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए सहमत होता है। संविदात्मक समझौता एक बीमा पॉलिसी का रूप लेता है और ये चारों तत्व मिलकर बीमा को बनाते हैं। अब दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जोखिम वर्गीकरण के आधारों के बारे में। जोखिम वर्गीकरण के आधार चार तरह के हैं। आइए दोस्तों, एक एक करके इन चारों का हम जिक्र करते हैं, वर्णन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात होगी नुकसान की सीमा तक होने की संभावना। संभावित नुकसान की सीमा या नुकसान की डिग्री और किसी व्यक्ति या व्यवसाय पर इसका प्रभाव द्वारा दिया जाता है। इस आधार पर कोई तीन प्रकार की जोखिम घटनाओं या स्थितियों की पहचान कर सकता है, जैसे कि गंभीर या विनाशकारी, जहां नुकसान इतने परिमाण के होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप कुल नुकसान या दिवालियापन हो सकता है। एक भूकंप जो एक गांव को पूरी तरह नष्ट कर देता है। एक बड़ी आग जो पूरी तरह से करोड़ों की स्थापना को नष्ट कर देती है। एग्जाम्पल के तौर पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 9/11 के दिन आतंकी हमला, ऐसी स्थिति जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। मेजरिज्म संभावित नुकसान से गंभीर वित्तीय नुकसान हो सकता है, जिससे फर्म को संचालित जारी रखने के लिए उधार लेने की मजबूरी आ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे गुड़गांव में एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के संयंत्र में आग लगने से 1 करोड़ रुपए की सूची नष्ट हो जाती है। नुकसान भारी है, लेकिन इतना अधिक नहीं कि दिवालियापन की ओर ले जाए। एक प्रमुख गुर्दा प्रत्यारोपण ऑपरेशन जिसकी लागत निषेधात्मक है, ये भी इसका एक उदाहरण हो सकता है। फिर दोस्तों, हम बात करते हैं सीमांत या महत्वहीन होने की, जहां संभावित नुकसान नगण्य है और किसी व्यक्ति या फर्म की मौजूदा संपत्ति या वर्तमान आय से आसानी से पूरा किया जा सकता है। बिना किसी अनुचित वित्तीय दबाव के ये आसानी से पूरा हो जाता है। एक छोटी सी कार दुर्घटना के परिणाम स्वरूप पक्ष थोड़ा चला जाता है, जिसके कारण कुछ पेंट क्षतिग्रस्त हो जाता है और एक फेंडर थोड़ा मुड़ जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है दोस्तों, सामान्य सर्दी और खांसी से पीड़ित व्यक्ति। फिर दोस्तों, इसमें हम बात करते हैं जोखिम की। जोखिम वातावरण की प्रकृति वर्गीकरण के लिए एक और आधार जोखिम पर्यावरण की प्रकृति के अनुसार होता है। स्थिर जोखिम स्थिर वातावरण में होने वाली घटनाओं को संदर्भित करता है। उनके पास समय के साथ घटना का एक नियमित पैटर्न होता है और उचित भविष्यवाणी भी की जा सकती है। इस प्रकार उनका बीमा करना आसान हो जाता है। आमतौर पर ऐसे जोखिम प्राकृतिक घटनाओं के कारण होते हैं। उदाहरण के तौर पे आग, भूकंप, मृत्यु, दुर्घटना या कोई बीमारी। दोस्तों, फिर बात आती है गतिशील जोखिम की।
आमतौर पर इन खतरों को संदर्भित करते हैं जो सामाजिक वातावरण को प्रभावित करते हैं और आर्थिक और सामाजिक कारकों को भी उत्पन्न करते हैं। उन्हें गतिशील कहा जाता है क्योंकि उनके पास होने का एक नियमित पैटर्न नहीं होता और स्थिर जोखिमों की तरह भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती। अब दोस्तों बात करते हैं इससे कौन प्रभावित होता है। किसी विशेष जोखिम या हानि घटना से कौन प्रभावित होता है, इस पर विचार करके जोखिमों को वर्गीकृत करने का तीसरा तरीका प्रदान किया जा सकता है। मौलिक जोखिम इसमें से पहला है जिसमें बड़ी आबादी को प्रभावित करता है, उनका प्रभाव व्यापक है और विनाशकारी भी हो जाता है, जैसे कि युद्ध, सूखा, बाढ़, भूकंप और आतंकवादी हमले मौलिक या प्रणालीगत जोखिमों के उदाहरण हैं। फिर आता है दोस्तों विशेष जोखिम, जिसमें केवल विशिष्ट व्यक्तियों को प्रभावित करते हैं, पूरे समुदाय या समूह को नहीं। इस मामले में नुकसान केवल विशेष व्यक्तियों द्वारा वहन किया जाता है और ना कि पूरे समुदाय या समूह को। विशेष जोखिमों के उदाहरण है जैसे कि एक घर में आग लगना या एक ऑटोमोबाइल दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती हो जाना। वाणिज्यिक बीमा मौलिक और विशेष जोखिमों दोनों को कवर करने के लिए उपलब्ध है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं इसके परिणाम की। सट्टा जोखिम एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जिसमें परिणाम लाभ या हानि हो सकते हैं। इस तरह के जोखिम लेने के लिए विशिष्ट उदाहरण जैसे कि घोड़ों पर जुआ या शेयर बाजार की अटकलों पर जुआ लगाना इसके उदाहरण है। एक लाभ की आशा में जानबूझकर इस तरह के जोखिम को लिया जा रहा है या जोखिम में ऐसी स्थितियों को शामिल होते ही जिनमें परिणाम केवल नुकसान या कोई नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन कभी भी लाभ नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे बाढ़ या आग या तो होती है या नहीं होती। अगर ऐसा होता है तो नुकसान हो सकता है, और यदि अगर बाढ़ या आग नहीं लगती तो कोई हानि भी नहीं होती और कोई लाभ भी नहीं होता। इसी तरह कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो भी सकता है और नहीं भी। बीमा केवल शुद्ध जोखिमों के मामले में लागू होता है जहां यह उत्पन्न होने वाले नुकसान से बचाता है। सट्टा जोखिमों का बीमा नहीं किया जा सकता। शुद्ध जोखिम के उदाहरण कुछ इस प्रकार है जैसे कि रासायनिक में आता है दोस्तों आग और विस्फोट, प्राकृतिक में आता है भूकंप, बाढ़ और चक्रवात, सामाजिक में आता है दंगे, धोखाधड़ी या चोरी, तकनीकी में आता है मशीनरी टूटना या मशीनरी का खराब होना, व्यक्तिगत में आता है दोस्तों मृत्यु, विकलांगता और बीमारी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अब बात करते हैं खतरों के प्रकार की। शारीरिक खतरा इसमें सबसे पहले आता है, जिसमें एक शारीरिक स्थिति है जो नुकसान की संभावना को बढ़ाती है। एक इमारत में दोषपूर्ण वायरिंग इसका एक उदाहरण हो सकता है। पानी के खेलों में जानबूझ के शामिल होना इसका दूसरा उदाहरण। एक गतिहीन जीवन शैली, बिना एक्सरसाइज के जीवन शैली को जीना, इसका तीसरा उदाहरण हो सकता है दोस्तों। फिर बात करते हैं नैतिक खतरे की। किसी व्यक्ति में बेईमानी या चरित्र दोष को संदर्भित करता है जो आवृत्ति को प्रभावित करता है या नुकसान की गंभीरता को भी दर्शाता है। एक बेईमान व्यक्ति बीमा की सुविधा का दुरुपयोग करके धोखाधड़ी करने और पैसा बनाने का प्रयास कर सकता है। नैतिक खतरे का एक उत्कृष्ट उदाहरण एक कारखाने के लिए बीमा खरीदना और फिर बीमा राशि एकत्र करने के लिए इसे जला देना, या एक बड़ी बीमारी की शुरुआत के साथ स्वस्थ बीमा खरीदना हो सकता है। नुकसान के लिए भुगतान करने की देयता वाले मामलों में कानूनी खतरा अधिक प्रचलित है। यह तब उत्पन्न होता है जब कानूनी प्रणाली या नियामक वातावरण की कुछ विशेषताएं नुकसान की घटनाओं या गंभीरताओं को बढ़ा सकती है। दुर्घटनाओं के मामले में कामगारों के मुआवजे को नियंत्रित करने वाले कानून के अधिनियम से देयता की राशि काफी बढ़ जाती है। बीमा में एक प्रमुख चिंता संबंध जोखिम और संबंधित खतरों के बीच में भी होती है। इस आधार पर परिस्थितियों को विभिन्न जोखिम श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है और बीमा कवरेज, जिसको प्रीमियम के रूप में भी जानते हैं, के लिए लगाए जाने वाले मूल्य को बढ़ा दिया जाता है यदि संबंधित खतरों की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप होने वाली हानि की संभावना अधिक है तो। अब दोस्तों बात करते हैं सामान्य बीमा के विशेष लक्षणों की, जिसमें सबसे पहले बात होगी हानि से सुरक्षा। इसका मतलब यह है कि पॉलिसी धारक जिसे नुकसान होता है उसको मुआवजा दिया जाता है ताकि उसे उसी वित्तीय स्थिति में रखा जा सके जैसे वो नुकसान होने की घटना से पहले था। फिर बात आती है प्रस्थापन की। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग बीमा कंपनी किसी लापरवाह तृतीय पक्ष से पॉलिसी धारक को भुगतान की गई दावा राशि को वसूलने के लिए करती है। और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों योगदान। यह सिद्धांत केवल गैर जीवन बीमा नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज या इंडस्ट्री में लागू होता है, जहां पर योगदान क्षतिपूर्ति के सिद्धांत से होता है, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति बीमा से अधिक प्राप्त नहीं कर सकता जो कि जोखिम के दौरान उसे खो गया था या नष्ट हो गया था।
तो दोस्तों इसी के सारे चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, परंतु मैं पूरे चैप्टर का सारांश आपके लिए फिर से लेके आता हूँ कुछ एडिशनल पॉइंट्स के साथ, जिससे आपकी समझ को थोड़ा सा और बढ़ाया जा सके। बीमा की प्रक्रिया में 4 तत्व होते हैं: संपत्ति, जोखिम, जोखिम पूलिंग और एक बीमा अनुबंध। एक संपत्ति कुछ भी हो सकती है जो कुछ लाभ प्रदान करती है और उसके मालिक को आर्थिक मूल्य भी देती। हानि की संभावना जोखिम का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसी स्थिति या शर्तें जो नुकसान की संभावना या गंभीरता को बढ़ाती हैं, उन्हें खतरों के रूप में जाना जाता है। गणितीय सिद्धांत जो बीमा को संभव बनाता है, जोखिम पूलिंग के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। एक वैध अनुबंध के तत्वों में प्रस्ताव और स्वीकृति, विचार, वैधता, पार्टियों की क्षमता, पार्टियों के बीच समझौता इत्यादि आते हैं। क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करती है कि आकस्मिक घटना के घटित होने पर बीमित व्यक्ति को उसके नुकसान की सीमा तक मुआवजा दिया जाता है। फिर हमने दोस्तों बात करी प्रस्थापन का अर्थ है सभी अधिकारों और उपचारों का हस्तांतरण। बीमा की विषय वस्तु के संबंध में बीमित व्यक्ति से बीमाकर्ता को प्रदान होती है। योगदान के सिद्धांत का तात्पर्य है कि यदि एक ही संपत्ति का एक से अधिक बीमा कंपनी के साथ बीमा किया जाता है, तो सभी बीमाकर्ताओं को या बीमाकर्ताओं द्वारा भुगतान किया गया मुआवजा ईथर वास्तविक नुकसान से अधिक नहीं हो सकता। सभी बीमा अनुबंध ओबेरमा फाइडेस, जिसको हम अटमोस्ट गुड फेथ के नाम से भी जानते हैं, के सिद्धांत पर आधारित है। बीमा योग्य हित का अस्तित्व प्रत्येक बीमा अनुबंध का एक अनिवार्य घटक है और इसे बीमा के लिए कानूनी पूर्व आवश्यक माना जाता है। निकटतम कारण बीमा का एक प्रमुख सिद्धांत है और इसका सब हुई और क्या ये वास्तव में बीमित जोखिम के परिणाम स्वरूप हुआ है या नहीं। तो इसी के साथ दोस्तों चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अनुबंध के कार्यकरण को, जिसमें बीमा अनुबंध का कानूनी सिद्धांत क्या है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इस अध्याय में हम उन तत्वों पर भी चर्चा करेंगे जो एक बीमा अनुबंध के कार्यकरण को नियंत्रित करता है। यह अध्याय बीमा अनुबंध की विशेष विशेषताओं से भी संबंधित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं बीमा अनुबंध की विशेष विशेषताओं की। तो यहाँ पे 6 विशेष विशेषताएं हैं जिनका जिक्र हम अब करेंगे एक एक करके। सबसे पहले आता है परम सद्भाव। इसका मतलब है कि अनुबंध करने वाले प्रत्येक पक्ष को बीमा की विषय वस्तु से संबंधित सभी भौतिक तथ्यों का खुलासा करना चाहिए, चाहे पूछा गया हो चाहे ना पूछा गया हो। दूसरे नंबर पे आता है भौतिक तथ्य या सूचना। प्रस्तावक परिवार का इतिहास, चिकित्सा का इतिहास, वित्तीय विवरण, व्यवसायिक विवरण, बीमारी यदि कोई रही है भूतकाल में, आदतें आदि को भौतिक तथ्यों के रूप में जाना जाता है और यह पॉलिसी धारक को बतानी चाहिए। फिर आता है अत्यधिक सद्भावना का उल्लंघन। सो 2 तरह से ये बातें छुपाई जा सकती है। पहला, गैर प्रकटीकरण, इसमें कुछ विवरणों को सूचित नहीं करना जानबूझ के, और दूसरा होता है छुपाना, जानबूझकर विवरण नहीं देना। तीसरे नंबर पे आता है सब विशेषताओं में बीमा योग्य हित। यह एक वित्तीय हित है जो प्रस्तावक का अपने समान होता है, अर्थात अपने लिए, पति या पत्नी के लिए, माता या पिता के लिए, मकान, कार आदि को बीमा योग्य हित कहा जाता है। जीवन बीमा में बीमा योग्य हित पॉलिसी की शुरुआत में मौजूद होना चाहिए। गैर जीवन बीमा में बीमा योग्य हित शुरू में और दावे के दौरान दोनों वक्त होना चाहिए। समुद्री बीमे में दावे के समय बीमा योग्य हित उपस्थित होना चाहिए। अब हम आते हैं चौथे नंबर पे, जिसको हम कहते हैं निकटवर्ती खंड। किसी भी घटना के परिणाम स्वरूप होने वाली विभिन्न गतिविधियों के पीछे यह मुख्य कारण है। 5वें नंबर पे आता है प्री लुक इन अवधि या कूलिंग ऑफ अवधि। यदि कोई प्रस्तावक अनुबंध में प्रवेश करने के बाद, अर्थात पॉलिसी लेने के बाद, यदि वह पॉलिसी को रद्द या अस्वीकार करता है, तो वह पॉलिसी प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर यह निर्णय ले सकता है। 6ठे नंबर पे आता है क्षतिपूर्ति। इसका मतलब है कि पॉलिसी धारक जिसे नुकसान होता है उसे मुआवजा दिया जाता है ताकि उसे उसी वित्तीय स्थिति में रखा जा सके जैसे वह नुकसान से पहले था। फिर आता है प्रस्थापन। यह वह प्रक्रिया है जिसमें उपयोग बीमा कंपनी एक लापरवाही से पॉलिसी धारक को भुगतान की गई दावा राशि की वसूली के लिए करती है।
तृतीय पक्ष से। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन सातों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो सब था वो कहलाता है ओब्रिमोफाइट्स या अटमोस्ट गुड फेथ। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। यह भी कहा जाता है अत्यंत सद्भाव। इसका मतलब है कि अनुबंध के लिए हर पार्टी की सभी भौतिक बीमा के विषय में संबंधित तथ्यों का खुलासा करना जरूरी होता है। बीमा अनुबंध का विषय अब अमूर्त है और बीमाकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष अवलोकन या अनुभव के माध्यम से आसानी से नहीं जाना जा सकता। क्या क्या चीजें बतानी जरूरी है लाइफ इंश्योरेंस के केस में? जैसे मैंने आपको बताया था अभी, खुद की चिकित्सा का इतिहास, वशोन्नता के पारिवारिक इतिहास, बीमारियां, धूमपान, पीने जैसी आदतें, काम में अनुपस्थिति, उम्र, शौक, वित्तीय जानकारी जैसे प्रस्तावक की आय विवरण पहले से मौजूद जीवन बीमा पॉलिसियों में देने चाहिए। फायर इंश्योरेंस के केस में, अग्नि इंश्योरेंस के केस में भवन का निर्माण और उपयोग, भवन की आयु, परिसर की माल की प्रकृति आदि। मरीन इंश्योरेंस या समुद्री इंश्योरेंस के केस में वस्तुओं का विवरण, पार्किंग की विधि आदि। मोटर या हेल्थ इंश्योरेंस के केस में वाहन का विवरण, खरीद की तारीख, चालक का विवरण आदि। बीमा योग्य ब्याज, इंश्योरेबल इंटरेस्ट के केस में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, सिद्धांत है जो हमें पता होने चाहिए। जैसे कि बीमा योग्य ब्याज का अस्तित्व हर बीमा अनुबंध का एक आवश्यक घटक है। यह बीमा के लिए कानूनी पूर्व उपेक्षित माना जाता है। बीमा योग्य ब्याज की उपस्थिति एक बीमा बनाती है कानून के तहत अनुबंध वैध और लागू करने योग्य है। दोस्तों एक चीज है जिसको हम कहते हैं समीपस्थ कारण, इसका समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। कानूनी सिद्धांतों में से अंतिम निकटतम कारण का सिद्धांत है। समीपस्थ कारण बीमा का एक प्रमुख सिद्धांत है और इसका संबंध इस बात से है कि वास्तव में नुकसान या क्षति कैसे हुई और क्या यह वास्तव में बीमित जोखिम के परिणाम स्वरूप है। यदि नुकसान बीमित जोखिम के कारण हुआ है तो बीमाकर्ता उत्तरदायी है। यदि तत्काल कारण एक बीमित जोखिम है तो बीमाकर्ता नुकसान की भरपाई करने के लिए बाध्य है, अन्यथा नहीं। अब समझते हैं दोस्तों निपटाना के तरीके, या हम बात करते हैं सेटलमेंट के तरीके। अगर किसी भी पॉलिसी धारक ने क्लेम सबमिट किया है तो उस केस में क्या सिचुएशंस होती हैं। क्षतिपूर्ति निपटाने के निम्नलिखित तरीकों में से एक या अधिक लिए जा सकते हैं। पहला है नकद भुगतान, कैश पेमेंट के थ्रू भुगतान किया जा सकता है। दूसरा है क्षतिग्रस्त वस्तु की मरम्मत, क्षतिग्रस्त वस्तु की मरम्मत करी जा सकती है। खोई या क्षतिग्रस्त वस्तु का प्रतिस्थापन करा जा सकता है। पुनर्स्थापन, उदाहरण के लिए नष्ट हुए घर का पुनर्निर्माण करा जा सकता है। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की बात करेंगे जो इस चैप्टर में आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। बीमा में एक संविदात्मक समझौता शामिल होता है जिसमें बीमाकर्ता प्रीमियम के रूप में ज्ञात मूल्य या प्रतिफल के लिए निर्दिष्ट जोखिमों के खिलाफ वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए सहमत होता है। अनुबंध पार्टियों के बीच एक समझौता है जो कानून में लागू होता है। एक वैध अनुबंध के तत्वों में बहुत सारी चीजें शामिल हैं जिसमें से पहला होता है प्रस्ताव और स्वीकृति, दूसरा है विचार, तीसरा है आम सहमति, चौथा है मुफ्त सहमति, पांचवा है पार्टियों की क्षमता, छठा है वस्तु की वैधता। बीमा अनुबंधों के विशेष विशेषताओं में शामिल है ओब्रिमफाइड, जिसको हम अटमोस्ट गुड फेथ भी हमने अभी आपको डिस्कस किया था। दूसरा है बीमा योग्य हित, तीसरा है संयुक्त कारण। इन सारी बातों के दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं आप लोगों को सारी बातें समझ आई होंगी। अब हमारी मुलाकात होगी अगले चैप्टर में, का दूसरा अध्याय। इस अध्याय में हम एक नीति दस्तावेज में शामिल प्रावधानों पर भी चर्चा करेंगे। अध्याय में चर्चा किए गए प्रावधानों में अनुग्रह अवधि, पॉलिसी लैप्स और गैर जब्ती आदि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बीमा अनुबंध के कुछ तत्व हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक बीमा पॉलिसी भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार दो पक्षों, बीमाकर्ता जिसको बीमा कंपनी कहते हैं और बीमा धारक जो पॉलिसी होल्डर होता है, के बीच एक अनुबंध है। किसी भी अनुबंध के लिए एक वैध अनुबंध होने के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला प्रस्ताव और स्वीकृति। दो पक्षों में से एक को प्रस्ताव देना चाहिए और दूसरे पक्ष को स्वीकार करना चाहिए।
आमतौर पर प्रस्ताव प्रस्तावक पॉलिसी धारक होता है, पॉलिसी धारक द्वारा किया जाता है, और स्वीकृति बीमाकर्ता द्वारा किया जाता है। दूसरा है विचार। पॉलिसी धारक द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम और बीमाकर्ता द्वारा क्षतिपूर्ति का वादा प्रतिफल के रूप में जाना जाता है। तीसरे नंबर पे आता है पार्टियों के बीच समझौता। दोनों पक्षों को इसके लिए सहमत होना चाहिए। एक ही बात पर दोनों की सहमति बहुत जरूरी है। चौथे नंबर पे आता है स्वतंत्र सहमति। पॉलिसी लेते समय प्रस्तावक पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। जब पॉलिसी बिना किसी जबरदस्ती के ली जाती है तो सहमति मुक्त होती है। अवांछित प्रभाव, धोखा, गलत बयानी और गलती इन सब से बचाती है। पांचवें नंबर पे आता है पार्टियों की क्षमता। प्रस्तावक कानूनी रूप से सक्षम होना चाहिए, अर्थात स्वस्थ दिमाग, कानून द्वारा अयोग्य नहीं, नाबालिग नहीं होना चाहिए। इन सब से बचते हुए दोनों पार्टियों की क्षमता असर डालती है। और छठे नंबर पे आता है वैधता। अनुबंध का उद्देश्य कानूनी होना चाहिए। तो ये 6 बातें हैं जिसको हम वैध अनुबंध के तत्व कहते हैं, और ये आपका समझना बहुत जरूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे ग्रेस पीरियड की। प्रत्येक जीवन बीमा अनुबंध इस शर्त पर मृत्यु लाभ का भुगतान करने का वचन देता है कि प्रीमियम का भुगतान अद्यतित कर दिया गया है और पॉलिसी लागू है। ग्रेस पीरियड क्लॉज पॉलिसी धारक को देय होने के बाद प्रीमियम का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त समय देता है। अनुग्रह अवधि की मानक अवधि 1 माह या 31 दिन की होती है। अनुग्रह के दिनों की गणना प्रीमियम के भुगतान के लिए नियत तिथि के अगले दिन से ही की जा सकती है। प्रावधान एक ऐसी पॉलिसी को सक्षम बनाता है जो अन्यथा प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण समाप्त हो जाती है। अनुग्रह अवधि के दौरान लागू रहने के लिए ग्रेस पीरियड पॉलिसी धारक को दिया जाता है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं पॉलिसी रिवाइवल कंडीशंस की। हम पहले ही देख चुके हैं कि यदि अनुग्रह के दिनों में भी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया है तो पॉलिसी को व्यापक स्थिति में कहा जा सकता है। अच्छी खबर यह है कि व्यवहारिक रूप से सभी स्थायी जीवन बीमा अनुबंध एक व्यक्तिगत पॉलिसी की बहाली, जिसको हम पुनरुद्धार भी कहते हैं, की अनुमति प्रदान करते हैं। बहाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीवन बीमा कंपनी एक पॉलिसी को वापस लागू करती है जिसे प्रीमियम का भुगतान न करने के कारण समाप्त कर दिया गया था या गैर जब्ती प्रावधानों में से एक के तहत जारी भी रखा गया था। हालांकि पॉलिसी का पुनरुद्धार बीमित व्यक्ति का बिना शर्त अधिकार नहीं हो सकता। इसे केवल कुछ शर्तों के तहत ही पूरा किया जाता है। आइए जानते हैं वो शर्तें क्या हैं। सबसे पहले, बीमाकर्ता के लिए जोखिम में कोई वृद्धि नहीं हुई है। पॉलिसी के पुनरुद्धार के परिणाम स्वरूप बीमा कंपनी के लिए जोखिम में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, ये पहली शर्त है। दूसरी, रिजर्व का निर्माण। पॉलिसी धारक को ब्याज के साथ प्रीमियम की इतनी राशि का भुगतान करना होगा जैसे कि यदि पॉलिसी व्यापक नहीं हुई होती तो उसे रिजर्व का निर्माण हुआ होता। तीसरा, विशिष्ट समय अवधि के भीतर पुनरुद्धार आवेदन करना। पॉलिसी के मालिक को इस तरह की बहाली के प्रावधान में बताई गई समय की सीमा के भीतर पुनरुद्धार आवेदन को पूरा करना होता है। भारत में पुनरुद्धार एक विशिष्ट समय अवधि के भीतर प्रभावित होना चाहिए, जैसे कि चूक की तारीख से 5 साल। न केवल उसका स्वास्थ्य संतोषजनक होना चाहिए बल्कि अन्य कारक जैसे कि वित्तीय आय और नैतिकता में काफी गिरावट नहीं होनी चाहिए। पांचवी शर्त कहती है ब्याज के साथ अतिदेय प्रीमियम का भुगतान। पॉलिसी के मालिक को प्रत्येक की देय तिथि से ब्याज के साथ सभी अतिदेय प्रीमियम का भुगतान करना आवश्यक है। छठी शर्त कहती है बकाया ऋण का भुगतान। बीमा धारक को किसी भी बकाया पॉलिसी ऋण का भुगतान करना होगा या किसी भी ऋणग्रस्तता को बहाल करना होगा जो मौजूदा दौर में चल रही होगी। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पॉलिसी रिवाइवल की मेजर्स क्या है। अब हम कुछ ऐसे तरीकों पर गौर करेंगे जिनके जरिए नीतिगत पुनरुद्धार को पूरा किया जा सकता है। सामान्य तौर पर कोई व्यक्तिगत पॉलिसी को पुनर्जीवित कर सकता है यदि पुनरुद्धार पहले भुगतान ना किए गए प्रीमियम की तारीख से एक निश्चित अवधि, जो कि 5 वर्ष की होती है, के भीतर हुआ हो। ये रिवाइवल 4 तरीकों से हो सकता है। सबसे पहले आता है सामान्य पुनरुद्धार। पुनरुद्धार का सबसे सरल रूप वह है जिसमें ब्याज के साथ प्रीमियम के बकाया का भुगतान शामिल है। इसे सामान्य पुनरुद्धार कहा गया है और यह तब प्रभावित होता है जब पॉलिसी ने समर्पण मूल्य प्राप्त कर लिया।
बीमाकर्ता अच्छे स्वास्थ्य की घोषणा या चिकित्सा परीक्षण जैसे बीमा योग्यता के कुछ अन्य सबूतों की भी मांग कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात आती है विशेष पुनर्द्वार। हम क्या करें जब पॉलिसी 3 साल से कम समय तक चलती है और न्यूनतम समर्पण मूल्य प्राप्त नहीं किया गया हो, अर्थात संचित, आरक्षित या नकद मूल्य महत्वहीन हो गया हो, लेकिन चूक की अवधि ज्यादा बड़ी हो। इस केस में कहते हैं कि पॉलिसी पहले अवैतनिक प्रीमियम की तारीख से 1 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के बाद पुनर्द्वार के लिए आ रही है। इसे पुनर्जीवित करने का एक तरीका ज्ञात योजना के माध्यम से विशेष पुनर्द्वार के रूप में किया जा सकता है। जहां ऐसा लगता है जैसे कोई नई पॉलिसी लिखी गई है जिसके प्रारंभ होने की तिथि लैप्स पॉलिसी के प्रारंभ होने की मूल तिथि से 2 वर्ष के भीतर की है। परिपक्वता तिथि मूल निर्धारित अवधि से अधिक नहीं होगी, जैसे कि पॉलिसी लेने के समय कुछ निश्चित जीवन पर लागू होता है। तीसरा तरीका होता है दोस्तों ऋण सह पुनर्द्वार, जैसे कि LIC और अन्य कंपनियों के पास उपलब्ध है। पुनर्द्वार के लिए एक तीसरा दृष्टिकोण ऋण सह पुनर्द्वार का है। यह केवल एक पुनर्द्वार नहीं बल्कि इसमें 2 लेन देन शामिल है। पहला, एक साथ ऋण देना और पॉलिसी का पुनर्द्वार प्रीमियम और ब्याज की बकाया राशि की गणना सामान्य पुनर्द्वार के तहत की जाती है। रिवाइवल की तिथि को पॉलिसी के तहत प्राप्त करने वाला ऋण भी निर्धारित किया जाता है। इस ऋण का उपयोग पुनर्द्वार उद्देश्यों के लिए प्रतिफल राशि के रूप में किया जाता है। यदि बकाया प्रीमियम और ब्याज के लिए ऋण समायोजन के बाद कोई शेष राशि मौजूद है तो यह पॉलिसी धारक को देय होती है। जाहिर है ऋण सह पुनर्द्वार की सुविधा केवल उन पॉलिसियों के लिए अनुमत होगी जिन्होंने पुनर्द्वार की तारीख को संपूर्ण मूल्य प्राप्त कर लिया होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नॉमिनेशन के प्रोविजन सेक्टर 39 के हिसाब से क्या क्या है। धारा 39 के प्रावधान में आते हैं जैसे कि जब पॉलिसी खरीदी जाती है तो उसके बाद नामांकन किया जा सकता है। MWPA अधिनियम की धारा 6 पर नामांकन लागू नहीं होता है। जीवित नामांकित व्यक्तियों को पॉलिसी के पैसे का भुगतान किया जाता है। असाइनमेंट नामांकन को रद्द करता है। नामांकन को जोड़ना, बदलना या रद्द करना नामांकन की अनुमति देता है। नामांकन प्रस्तांकन द्वारा होगा। जहां नामिती आवश्यक है वहां पॉलिसी धारक द्वारा एक नियुक्ति की आवश्यकता होती है। नामिती के वयस्क होने पर वह अपनी स्थिति खो देता है। नामिती का कोई विशिष्ट हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। आइए दोस्तों आगे बढ़ के अब हम बात करते हैं असाइनमेंट की। असाइनमेंट में कौन कौन सी पार्टीज होती है और कितने तरह के असाइनमेंट होते हैं। असाइनमेंट के प्रकारों में सबसे पहले आता है सशर्त असाइनमेंट। यह प्रदान करता है कि पॉलिसी उसके या उसके परिपक्व की तारीख तक जीवित रहने पर या असाइनी की मृत्यु वापस आ जाएगी। पूर्ण असाइनमेंट दूसरा तरीका है जहां पर वह अधिकार प्रदान करता है कि पॉलिसी में समनुदेशक का शीर्षक और हित बिना परिवर्तन के समनुदेशिती को हस्तांतरित कर दिया गया है। असाइनमेंट पर नामांकन रद्द कर दिया जाता है सिवाय जब बीमा कंपनी को पॉलिसी ऋण के लिए असाइनमेंट किया गया हो। अब दोस्तों प्रोस्पेक्टस के की एलिमेंट्स की बात करते हैं जिसमें सबसे पहले आता है नामांकन या नॉमिनेशन। नामांकन वह जगह है जहां बीमित व्यक्ति उस व्यक्ति या व्यक्तियों के नाम पर प्रस्ताव करता है जिसमें बीमा कंपनी द्वारा उनकी मृत्यु के बाद बीमा राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। बीमित व्यक्ति नामांकित व्यक्ति के रूप में एक या एक से अधिक व्यक्तियों को नामित कर सकता है। नॉमिनी वैध डिस्चार्ज के हकदार है और उन्हें इसके हकदार लोगों की ओर से ट्रस्टी के रूप में पैसा रखना होता है। नॉमिनेशन या तो पॉलिसी खरीदते समय या बाद में भी किया जा सकता है। बीमा की धारा 39 के तहत अधिनियम 1938 में पॉलिसी धारक अपने स्वयं के जीवन पर उस व्यक्ति या व्यक्तियों को नामित कर सकता है जिन्हें पॉलिसी द्वारा सुरक्षित धन का भुगतान उनकी मृत्यु की स्थिति में किया जाएगा। पॉलिसी में एक और प्रस्तांगन करके नामांकन को बदला भी जा सकता है। नामांकन केवल नामांकित व्यक्ति को बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में पॉलिसी के पैसे प्राप्त करने का अधिकार देता है। एक नामांकित व्यक्ति को दावे के पूरे या कुछ भाग पर कोई अधिकार नहीं होता। दोस्तों असाइनमेंट के प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं। बीमा अधिनियम में हालिया संशोधन के अनुसार एक जीवन बीमा पॉलिसी को पूर्ण या आंशिक रूप से सौंपा जा सकता है।
आंशिक समुदेशन के मामले में बीमाकर्ता की देयता आंशिक समुदेशन द्वारा सुरक्षित राशि तक सीमित होती है। पॉलिसी धारक पॉलिसी के तहत शेष राशि को आगे असाइन नहीं कर सकता। आइए अब हम उन शर्तों को देखें जो एक वैध असाइनमेंट के लिए आवश्यक होती है। सबसे पहले इसे निष्पादित करने वाले व्यक्ति, जिसको असाइनर कहते हैं, के पास पूर्ण अधिकार होना जरूरी है, मान्य है, और पॉलिसी को असाइन करने के लिए शीर्षक या असाइन करने योग्य हित भी होना चाहिए। दूसरा, यह आवश्यक है कि असाइनमेंट को मूल्यवान विचार द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, जिसमें प्यार और स्नेह शामिल हो सकता है। तीसरा, यह जरूरी है कि असाइनमेंट किसी भी कानून के खिलाफ ना हो। उदाहरण के तौर पे किसी दूसरे देश में रहने वाले विदेशी नागरिक को पॉलिसी का असाइनमेंट एक्सचेंज कंट्रोल विनियमों का उल्लंघन कर सकता है, इसलिए नहीं बना सकते। असाइनी एक और असाइनमेंट कर सकता है, लेकिन नॉमिनेशन नहीं कर सकता, क्योंकि असाइनी लाइफ एश्योर्ड नहीं है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस चैप्टर में पढ़े गए सारी चीजों को एक बार फिर से रिपीट करके समराइज करने के लिए। ग्रेस पीरियड क्लॉज पॉलिसी धारक को देय होने के बाद प्रीमियम का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त अवधि प्रदान करता है। बहाली वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीवन बीमा कंपनी एक पॉलिसी को लागू करती है जिसे या तो प्रीमियम का भुगतान ना करने के कारण समाप्त कर दिया गया था, या जब्ती ना करने वाली प्रावधानों में से एक के तहत जारी रखा गया था। पॉलिसी ऋण दो मामलों में एक साधारण वाणिज्यिक ऋण से अलग है। सबसे पहले पॉलिसी मालिक ऋण चुकाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, और बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति पर क्रेडिट चेक करने की आवश्यकता नहीं होती है। नामांकन वह जगह है जहां पे बीमित व्यक्ति के नाम पर प्रस्ताव है, जिसके लिए बीमा कंपनी द्वारा उनकी मृत्यु के बाद बीमित राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। जीवन बीमा पॉलिसी के असाइनमेंट का तात्पर्य पॉलिसी, जिसको हम संपत्ति के रूप में भी देखते हैं, में अधिकार प्रदान करता है। शीर्षक और ब्याज को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करने का कार्य है। अधिकारों को स्थानांतरित करने वाले व्यक्ति को असाइनर कहा जाता है, और जिस व्यक्ति की संपत्ति हस्तांतरित की जाती है उसे असाइनी कहते हैं। परिवर्तन बीमाकर्ता और सुनिश्चित दोनों को सहमति का आधान है। आमतौर पर कुछ सरल लोगों को छोड़कर नीति के पहले वर्ष के दौरान परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जा सकती। तो दोस्तों, इसी पर हमारा ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। हो जाने के बाद एक जीवन बीमा एजेंट का काम नहीं रुकता है। प्रस्ताव को बीमा कंपनी द्वारा भी स्वीकार किया जाना चाहिए, और इसके परिणाम स्वरूप एक पॉलिसी बननी चाहिए। प्रत्येक जीवन बीमा प्रस्ताव को वास्तव में एक गेटवे से गुजरना पड़ता है, जहां पे जीवन बीमा करता यह तय करता है कि प्रस्ताव को स्वीकार करना है कि नहीं, और यदि हाँ तो किन शर्तों पर। इस अध्याय में हम हामीदारी की प्रक्रिया और प्रक्रिया में शामिल तत्वों के बारे में अधिक से अधिक जानेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों समझते हैं अंडर राइटिंग का पर्पस, या हामीदारी क्यों करी जाती है। हामीदारी का उद्देश्य ये है कि हामीदारी के उद्देश्य की जांच के साथ शुरू करते हैं इस बात को कि इसके दो उद्देश्य है। पहला, बीमाकर्ता के खिलाफ चयन को रोकने के लिए, और दूसरा, जोखिमों को वर्गीकृत करने और जोखिमों के बीच इक्विटी सुनिश्चित करने के लिए। जोखिम का शब्द चयन जीवन बीमा के लिए प्रत्येक प्रस्ताव के मूल्यांकन की प्रक्रिया को जोखिम की डिग्री के संदर्भित करता है, और फिर यह तय करना कि बीमा देना है या नहीं, और अगर देना है तो किन शर्तों पर। चयन विरोधी लोगों की प्रवृत्ति है जो संदेह करते हैं या जानते हैं कि उनके नुकसान का सामना करने की संभावना अधिक है। उत्सुकता से बीमा की तलाश करने और प्रक्रिया में लाभ प्राप्त करने के लिए भी अंडरराइटिंग या हामीदारी करी जाती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इक्विटी अमंग रिस्क, जिसको हम कहते हैं जोखिमों के बीच इक्विटी का विचार किस तरह से करना चाहिए। शब्द इक्विटी का अर्थ है कि जो आवेदक समान जोखिम में है उन्हें समान प्रीमियम श्रेणी में रखा जाना चाहिए। हम पहले ही देख चुके हैं कि जीवन बीमा करता किस प्रकार चार्ज किए जाने वाले प्रीमियम का निर्धारण करने के लिए मृत्यु दर तालिका का उपयोग करते हैं। तालिका मानक जीवन या औसत जोखिमों के मृत्यु दर के अनुभव का प्रतिनिधित्व करती है। उनमें अधिकांश व्यक्ति शामिल है जो जीवन बीमा लेने का प्रस्ताव रखते हैं।
पहला इसमें बात करते हैं जोखिम वर्गीकरण की। जोखिम वर्गीकरण इक्विटी की शुरुआत के लिए जोखिम वर्गीकरण के रूप में जाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें वो शामिल होती है। अर्थात व्यक्तिगत जीवन को वर्गीकृत किया जाता है और विभिन्न जोखिमों के वर्गों को सौंपा जाता है जो उनके जोखिम की डिग्री के आधार पर तय होता है। ऐसे 4 जोखिम वर्ग हैं। पहला, मानक जीवन। इनमें वो शामिल है जिनकी अनुमानित मृत्यु दर तालिका द्वारा दर्शाए गए मानक जीवन से मेल खाती है। दूसरा है पसंदीदा जोखिम। ये वो है जिनकी अनुमानित मृत्यु दर मानक जीवन से काफी कम है और इसलिए कम प्रीमियम लिया जाता है। तीसरा दोस्तों आता है घटिया जीवन। ये वे है जिनकी अनुमानित मृत्यु दर औसत या मानक जीवन से बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी उन्हें बीमा योग्य माना जाता है। उन्हें उच्च या अतिरिक्त प्रीमियम के साथ बीमा के लिए स्वीकार किया जा सकता है या कुछ प्रतिबंधों के अधीन उनको बीमा दिया जा सकता है। और दोस्तों चौथा होता है अस्वीकार जीवन। ये वे है जिनकी हानि और प्रत्याशित अतिरिक्त मृत्यु दर इतनी अधिक है कि इन्हें सस्ती कीमत पर बीमा कवरेज प्रदान नहीं किया जा सकता। कभी कभी किसी व्यक्ति के प्रस्ताव को अस्थायी रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है यदि वह हाल ही में एक चिकित्सा घटना जैसे ऑपरेशन के संपर्क में आया हो। अब दोस्तों हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की या हामीदारी के कितने तरीके होते हैं। हामीदारी या चयन प्रक्रिया के 2 स्तरों पर होने के लिए कहा जा सकता है। पहला क्षेत्र स्तर पर और दूसरी हामीदारी विभाग स्तर पर। क्षेत्र या प्राथमिक स्तर की हामीदारी को प्राथमिक हामीदारी के रूप में भी जाना जा सकता है। इसमें एक एजेंट या कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा जानकारी एकत्र करना शामिल है ताकि यह तय किया जा सके कि आवेदक बीमा कवरेज देने के लिए उपयुक्त है भी या नहीं। प्राथमिक हामीदारी के रूप में एजेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह बीमा किए जाने वाले जीवन को जानने की सबसे अच्छी स्थिति में होता है क्योंकि वह बीमित आदमी से सीधे उनके घर पे या उनके ऑफिस पे वार्तालाप कर रहा होता है, मिल रहा होता है। दूसरा आता है दोस्तों हामीदारी विभाग पर। हामीदारी विभाग स्तर का दूसरा स्तर विभाग या कार्यालय स्तर पर होता है। इसमें ऐसे विशेषज्ञ या व्यक्ति शामिल होते हैं जो इस तरह के काम में कुशल होते हैं और जो जीवन बीमा के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए और किन शर्तों पे मामले के सभी प्रासंगिक डेटा पर विचार करना है उसके में वो सक्षम होते हैं। आइए अभी हम उन विभिन्न प्रकार के निर्णयों पर विचार करें जो हामीदारी के लिए प्रस्तावित जीवन के संबंध में हामीदारी ले सकते हैं। दोस्तों ये 5 है जिसमें से सबसे पहले नंबर पे आता है एक्सेप्टेंस एट ऑर्डिनरी रेट, जिसको हम OR रेट कहते हैं। इसको हिंदी में हम कहते हैं सामान्य दरों पर स्वीकृति। दूसरा आता है दोस्तों एक्सेप्टेंस विद एन एक्स्ट्रा कॉस्ट, इसको हम कहते हैं दोस्तों अतिरिक्त के साथ स्वीकृति। तीसरा आता है दोस्तों बीमा राशि पर ऋणाधिकारी के साथ स्वीकृति। और चौथा आता है एक्सेप्टेंस विद अ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, मतलब किसी आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से प्रयोग करे जाने वाला। और दोस्तों पांचवा आता है अस्वीकार या स्थगित करना। अंत में एक जीवन बीमा हामीदार बीमा के प्रस्ताव को अस्वीकार भी कर सकता है। तो दोस्तों इन 5 तरीकों को हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य दरों की स्वीकृति को, जिसको हम ORB कहते हैं। सबसे आम निर्णय को हम OR कहते हैं। यह रेटिंग इंगित करती है कि जोखिम प्रीमियम की उसी दर पर स्वीकार किया जाता है जो सामान्य या मानक जीवन पर लागू होता है। दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है अतिरिक्त के साथ स्वीकृत करना। यह अपमानक जोखिमों के बड़े बहुमत से निपटाने का सबसे आम तरीका है। इसमें प्रीमियम की सारणीबद्ध दर पर अतिरिक्त शुल्क शामिल होता है जो चार्ज किया जाता है। फिर आता है दोस्तों बीमा राशि पर ऋणाधिकारी के साथ स्वीकृति। एक ऋणाधिकारी का एक प्रकार का होल्ड है जिसमें जीवन बीमा कंपनी अपने लाभ की राशि पर आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से प्रयोग कर सकती है। दावे की स्थिति में भुगतान करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। उदाहरण के तौर पे यह उस स्थिति में लगाया जा सकता है जब बीमा के लिए प्रस्तावित जीवन टीबी जैसी किसी बीमारी से पीड़ित हुआ हो और अब ठीक हो गया हो। ऋणाधिकारी का तात्पर्य है कि यदि बीमित व्यक्ति की मृत्यु एक निश्चित अवधि के भीतर एक निर्दिष्ट कारण से, उदाहरण के तौर पे टीबी से हो जाती है, तो केवल मृत्यु लाभ की कटी हुई राशि देय हो सकती है। प्रतिबंधात्मक खंड लागू किया जा सकता है जो कुछ परिस्थितियों में मृत्यु की स्थिति में मृत्यु लाभ को सीमित करता है। उदाहरण के तौर पे गर्भवती महिलाओं पर लगाया गया गर्भवास खंड
जो गर्भावस्था से संबंधित मौतों की स्थिति में प्रसव की 3 महीने के भीतर होने वाली बीमा को सीमित करता है। दोस्तों 5वें नंबर पे आता है अस्वीकार या स्थगित। अंत में एक जीवन बीमा हमीदार बीमा के प्रस्ताव को अस्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय ले सकता है। यह तब होता है जब कुछ स्वस्थ या अन्य विशेषताएं इतने प्रतिकूल होती है कि वो जोखिम की घटनाओं को काफी बढ़ा देती है। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति जो कैंसर से पीड़ित है और उसके पास छूट की संभावना कम है, वह अस्वीकृत का उम्मीदवार हो सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। जैसे कि मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी, पिछले अध्याय में भी बताया था, ग्रेस पीरियड वो पीरियड होता है जब ड्यू डेट पे किसी भी कारणवश बीमाकर्ता प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पाया तो कंपनी उसको 30 दिन या 1 महीने का वक्त एक्स्ट्रा देती है बकाया पेमेंट करने के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं रेटिंग फैक्टर्स जो अंडरराइटिंग में काम आते हैं। रेटिंग कारक वित्तीय स्थिति, जीवन शैली, आदतों, पारिवारिक इतिहास, स्वास्थ्य की व्यक्तिगत इतिहास और संभावित बीमित व्यक्ति के जीवन में अन्य व्यक्तिगत परिस्थितियों से संबंधित विभिन्न पहलुओं को संदर्भित करता है जो जोखिम पैदा कर सकते हैं या जोखिम बढ़ा सकते हैं। हामीदारी में इन खतरों को उनके संभावित प्रभाव की पहचान करके उनके तदनुसार जोखिम को वर्गीकृत करना शामिल होता है। इसमें पहले नंबर पे आता है दोस्तों महिला बीमा। महिला बीमा आमतौर पर महिलाओं की उम्र पुरुषों की तुलना से अधिक होती है। हालांकि उन्हें नैतिक खतरे के संबंध में कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारतीय समाज में कई महिलाएं अभी भी पुरुष वर्चस्व और और सामाजिक शोषण की चपेट में आ जाती है। दहेज हत्या जैसी कुरीतियां आज भी प्रचलित है। एक अन्य कारक जो महिलाओं की लंबी उम्र को प्रभावित कर सकता है वह गर्भावस्था से जुड़ी समस्याओं से उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद दोस्तों आता है नाबालिगों को अपनी कोई संकुचन शक्ति नहीं होती, इसलिए एक नाबालिग के जीवन पर एक प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो कि माता पिता या कानूनी अभिभावक की क्षमता में नाबालिग से संबंधित हो। बीमा की आवश्यकता का पता लगाना भी आवश्यक होगा क्योंकि आमतौर पर नाबालिगों की अपनी कोई अर्जित आय नहीं होती है। नाबालिगों के लिए बीमा पर विचार करते समय आमतौर पर 3 शर्तों की मांग की जाती है। पहला, क्या उनके पास ठीक से विकसित काया है, उचित पारिवारिक इतिहास या व्यक्तिगत हिस्ट्री है। तीसरा, क्या परिवार पर्याप्त रूप से बीमाकृत है। चौथा, बड़ी राशि का आश्वासन दिया गया है कि नहीं। बीमा पॉलिसी के तहत भुगतान किए जाने वाली प्रक्रिया की यह अध्याय दावे की अवधारणा और दावों का पता कैसे लगाते हैं इसकी व्याख्या करता है। अंत में आप लाभार्थी को बीमाकर्ता द्वारा दावा अस्वीकृति से बचाने के लिए मृत्यु के दावे और सुरक्षा उपायों जिसमें निर्बाधित खंड और पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा का विनियम के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्मों के बारे में भी हम जानेंगे, बशर्ते कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया ना गया हो बीमित द्वारा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बीमा दावे में महत्वपूर्ण पहलू जिसको हम दावा निपटाना कहते हैं। तय किया जाने वाला पहला पहलू यह है कि क्या नुकसान पॉलिसी के दायरे में है या नहीं। समीपस्थ कारण का कानूनी सिद्धांत यह तय करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है कि क्या नुकसान एक बीमित जोखिम या एक बहिष्कृत जोखिम के कारण हुआ है। इस बात के प्रमाण का भार की हानि पॉलिसी के दायरे में है या बीमाधारक पर है। हालांकि अगर नुकसान एक बहिष्कृत जोखिम के कारण होता है तो सबूत का दायित्व बीमाकर्ता पर होता है। इसका दूसरा पहलू यह तय करता है दोस्तों कि क्या बीमाधारक ने पॉलिसी की शर्तों का पालन किया है या नहीं, विशेष रूप से ऐसी शर्तें जो देयता से पहले की गई हो। तीसरा पहलू वारंटी के अनुपालन के संबंध में है। सर्वेक्षण रिपोर्ट इंगित करेगी कि वारंटी का अनुपालन किया गया है या नहीं। इसका चौथा पहलू कहता है दोस्तों पॉलिसी के प्रचलन के दौरान प्रस्तावक द्वारा अत्यधिक सद्भावना के पालन से संबंधित है या नहीं। नुकसान की घटना पर बीमाधारक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे कार्य करे जिसे कि वह अबीमाकृत नहीं है। दूसरे शब्दों में नुकसान को कम करने के उपाय करना उसका कर्तव्य है। छठा पहलू और आखिरी पहलू ये कहता है दोस्तों कि देय राशि के निर्धारण से संबंधित देय हानि की राशि बीमा राशि के अधीन है। हालांकि देय राशि निम्नलिखित 3-4 चीजों पर निर्भर करती है दोस्तों, जैसे कि प्रभावित संपत्ति में बीमित व्यक्ति के बीमा योग्य हित की सीमा है कि नहीं, बचाव का मूल्य क्या है, कम बीमा का आवेदन एप्लीकेशन है कि नहीं, योगदान और प्रस्थापन शर्तों का आवेदन बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं दोस्तों दावे की श्रेणियों के बारे में। बीमा पॉलिसियों में जिन दावों का निपटारा किया जाता है वे निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं, जिसमें पहला होता है मानक दावा।
ये एक ऐसा दावा है जो स्पष्ट रूप से पॉलिसी के नियमों और शर्तों के भीतर है। दावे का आकलन बीमा के विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित दायरे और चुनी गई बीमा राशि और क्षतिपूर्ति के अन्य तरीकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। बीमाकर्ता द्वारा तय दावा राशि हानि के समय मूल्यांकन, बीमा योग्य ब्याज, बचाव की संभावनाएं, कमाई की हानि, उपयोग की हानि, मूल ह्रास, ली गई पॉलिसी के आधार पर प्रतिस्थापन मूल्य जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर करा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, दूसरी जो बात होती है वो होती है गैर मानक दावों की। ये ऐसे दावे हैं जहां पे बीमा धारक ने शर्त या वारंटी का उल्लेखन किया होगा। इन दावों का निपटान गैर जीवन बीमा कंपनियों द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन होता है। तीसरा होता है दोस्तों औसत या औसत खंड की शर्त। यह कुछ पॉलिसियों में से एक शर्त है जो बीमित व्यक्ति को उसकी संपत्ति का बीमा उसके वास्तविक मूल्य से कम बीमा राशि पर करने के लिए दंडित करता है, जिसे अंडर बीमा के रूप में जाना जाता है। दावे की स्थिति में बीमित व्यक्ति को वह राशि मिलती है जो उसके वास्तविक नुकसान के से कम बीमित राशि के अनुसार अनुपातिक रूप से कम हो जाती है। चौथा होता है दोस्तों ईश्वर का कार्य संकट, विनाशकारी नुकसान जिसको हम कहते हैं दोस्तों। तूफान, चक्रवात, बाढ़ से रिलेटेड चीजें, भूकंप जैसे प्राकृतिक संकटों को ईश्वर का कार्य या एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है। इन खतरों के परिणाम स्वरूप प्रभावित क्षेत्र में बीमाकर्ता की कई पॉलिसियों को नुकसान हो सकता है। ऐसे बड़े और विनाशकारी नुकसान में सर्वेक्षक को शीघ्र मूल्यांकन और नुकसान को कम करने के लिए प्रयासों के लिए तुरंत नुकसान स्तर पर जाने के लिए कहा जाता है। साथ ही बीमाकर्ताओं के अधिकार भी नुकसान के दृश्य का दौरा करते हैं, खासकर जब इसमें शामिल राशि बड़ी होती है। यात्रा का उद्देश्य प्रकृति और नुकसान की सीमा के बारे में तत्काल मौके पर विचार प्राप्त करना है। फिर आता है दोस्तों खाते का भुगतान। प्रारंभिक रिपोर्टों के अलावा समय समय पर अंतिम रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती हैं, जहां पे मरम्मत और प्रतिस्थापन लंबी अवधि में किया जाता है। अंतिम रिपोर्ट भी बीमाकर्ता को नुकसान के आकलन के विकास का एक विचार देती है। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं इस चैप्टर का सारांश आपके लिए लेके आऊंगा, साथ ही साथ कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया किसी बीमा कंपनी के लिए पेशेवर रूप में दावों का निपटान सबसे बड़ा विज्ञापन माना जाता है। पॉलिसी की शर्तें प्रदान करती है कि नुकसान की सूचना बीमाकर्ता को तुरंत दी जाए। यदि दावा राशि छोटी है तो बीमाकर्ता के एक अधिकारी द्वारा नुकसान का कारण और सीमा निर्धारित करने के लिए जांच की जाती है, लेकिन अन्य दावों के लिए इसे स्वतंत्र लाइसेंस प्राप्त पेशेवर सर्वेक्षकों को सौंप दिया जाता है, जो हानि मूल्यांकन में विशेषज्ञ होते हैं और जिनको सर्वेयर कहा जाता है। सामान्य तौर पर क्लेम फॉर्म को नुकसान की परिस्थितियों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि नुकसान की तारीख, समय, नुकसान का कारण और नुकसान की सीमा आदि। दावा मूल्यांकन यह निर्धारित करने की प्रक्रिया है कि क्या बीमित व्यक्ति को हुई हानि बीमाधारक जोखिम के कारण हुई है, कि वारंटी का कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है, बीमाधारक को हुए नुकसान की मात्रा और पॉलिसी के तहत बीमाकर्ता की देयता है कि नहीं। पॉलिसी के तहत डिस्चार्ज मिलने के बाद ही क्लेम का सेटलमेंट किया जाता है। मध्यस्थता अनुबंधों से उत्पन्न विवादों को निपटाने की एक विधि होती है, जिसमें नुकसान की सूचना, जांच और आकलन, सर्वेयर और हानि का मूल्यांकन करता, दावा प्रपत्र, संयोजन और निपटान, दावा निपटाने में विवाद और पंचाट आते हैं। फिर दोस्तों बात आती है किसी बीमा कंपनी के लिए पेशेवर रूप में दावों का निपटान सबसे बड़ा विज्ञापन है, जैसे मैंने आपको बताया। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दावा मूल्यांकन यह निर्धारित करने की प्रक्रिया है कि क्या बीमित व्यक्ति की हुई हानि बीमाधारक जोखिमों के कारण हुई है, कि वारंटी का कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है, बीमाधारक को हुए नुकसान की मात्रा और पॉलिसी के तहत बीमाकर्ता की देयता क्या है। फिर दोस्तों बात आती है पॉलिसी के तहत डिस्चार्ज मिलने के बाद ही क्लेम का सेटलमेंट किया जाता है, और मध्यस्थता अनुबंधों से उत्पन्न विवादों को निपटान की एक विधि माना गया है। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। दावे की अवधारणा और दावों का पता कैसे लगाते हैं इसकी व्याख्या करता है। अंत में आप लाभार्थी को बीमाकर्ता द्वारा दावा अस्वीकृति से बचाने के लिए मृत्यु के दावे और सुरक्षा उपायों, जिसमें निर्बाधित खंड और पॉलिसी धारकों के हितों की सुरक्षा का विनियम के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले फॉर्मों के बारे में भी हम जानेंगे, बशर्ते कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी को छुपाया ना गया हो बीमित द्वारा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बीमा दावे में महत्वपूर्ण पहलू, जिसको हम दावा निपटाना कहते हैं। तय किया जाने वाला पहला पहलू यह है कि क्या नुकसान पॉलिसी के दायरे में है या नहीं। समीपस्थ कारण का कानूनी सिद्धांत यह तय करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है कि क्या नुकसान एक बीमित जोखिम या एक बहिष्कृत जोखिम के कारण हुआ है। इस बात के प्रमाण का भार की हानि पॉलिसी के दायरे में है या बीमाधारक पर है। हालांकि अगर नुकसान एक बहिष्कृत जोखिम के कारण होता है तो सबूत का दायित्व बीमाकर्ता पर होता है। इसका दूसरा पहलू यह तय करता है दोस्तों कि क्या बीमाधारक ने पॉलिसी की शर्तों का पालन किया है या नहीं, विशेष रूप से ऐसी शर्तें जो देयता से पहले की गई हो। तीसरा पहलू वारंटी के अनुपालन के संबंध में है। सर्वेक्षण रिपोर्ट इंगित करेगी कि वारंटी का अनुपालन किया गया है या नहीं। इसका चौथा पहलू कहता है दोस्तों पॉलिसी के प्रचलन के दौरान प्रस्तावक द्वारा अत्यधिक सद्भावना के पालन से संबंधित है या नहीं। नुकसान की घटना पर बीमाधारक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह ऐसे कार्य करे
जिसे कि वह अबीमाकृत नहीं है। दूसरे शब्दों में नुकसान को कम करने के उपाय करना उसका कर्तव्य है। छठा पहलू और आखिरी पहलू ये कहता है दोस्तों कि देय राशि के निर्धारण से संबंधित देय हानि की राशि बीमा राशि के अधीन है। हालांकि देय राशि निम्नलिखित तीन चार चीजों पर निर्भर करती है दोस्तों, जैसे कि प्रभावित संपत्ति में बीमित व्यक्ति के बीमा योग्य हित की सीमा है कि नहीं, बचाव का मूल्य क्या है, कम बीमा का आवेदन एप्लीकेशन है कि नहीं, योगदान और प्रतिस्थापन शर्तों का आवेदन बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं दोस्तों दावे की श्रेणियों के बारे में। बीमा पॉलिसियों में जिन दावों का निपटारा किया जाता है वे निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं। इससे पहला होता है मानक दावा। ये एक ऐसा दावा है जो स्पष्ट रूप से पॉलिसी के नियमों और शर्तों के भीतर है। दावे का आकलन बीमा के विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित दायरे और चुनी गई बीमा राशि और क्षतिपूर्ति के अन्य तरीकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। बीमाकर्ता द्वारा देय दावा राशि हानि के समय मूल्यांकन, बीमा योग्य ब्याज, बचाव की संभावनाएं, कमाई की हानि, उपयोग की हानि, मूल ह्रास, ली गई पॉलिसी के आधार पर प्रतिस्थापन मूल्य जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर करा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों दूसरी जो बात होती है वो होती है गैर मानक दावों की। ये ऐसे दावे हैं जहां पे बीमा धारक ने शर्त या वारंटी का उल्लेखन किया होगा। इन दावों का निपटान गैर जीवन बीमा कंपनियों द्वारा बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन होता है। तीसरा होता है दोस्तों औसत या औसत खंड की शर्त। यह कुछ पॉलिसियों में से एक शर्त है जो बीमित व्यक्ति को उसकी संपत्ति का बीमा उसके वास्तविक मूल्य से कम बीमा राशि पर करने के लिए दंडित करता है, जिसे अंडर बीमा के रूप में जाना जाता है। दावे की स्थिति में बीमित व्यक्ति को वह राशि मिलती है जो उसके वास्तविक नुकसान से कम बीमित राशि के अनुसार अनुपातिक रूप से कम हो जाती है। चौथा होता है दोस्तों ईश्वर का कार्य संकट, विनाशकारी नुकसान जिसको हम कहते हैं दोस्तों। तूफान, चक्रवात, बाढ़ से रिलेटेड चीजें, भूकंप जैसे प्राकृतिक संकटों को ईश्वर का कार्य या एक्ट ऑफ गॉड कहा जाता है। इन खतरों के परिणाम स्वरूप प्रभावित क्षेत्र में बीमाकर्ता की कई पॉलिसियों को नुकसान हो सकता है। ऐसे बड़े और विनाशकारी नुकसान में सर्वेक्षक को शीघ्र मूल्यांकन और नुकसान को कम करने के लिए प्रयासों के लिए तुरंत नुकसान स्तर पर जाने के लिए कहा जाता है। साथ ही बीमाकर्ताओं के अधिकार भी नुकसान के दृश्य का दौरा करते हैं, खासकर जब इसमें शामिल राशि बड़ी होती है। यात्रा का उद्देश्य प्रकृति और नुकसान की सीमा के बारे में तत्काल मौके पर विचार प्राप्त करना है। फिर आता है दोस्तों खाते का भुगतान। प्रारंभिक रिपोर्टों के अलावा समय समय पर अंतिम रिपोर्टें प्रस्तुत की जाती हैं जहां पे मरम्मत और प्रतिस्थापन लंबी अवधि में किया जाता है। अंतिम रिपोर्ट भी बीमाकर्ता को नुकसान के आकलन के विकास का एक विचार देती है। दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं इस चैप्टर का सारांश आपके लिए लेके आऊंगा, साथ ही साथ कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया किसी बीमा कंपनी के लिए पेशेवर रूप में दावों का निपटान सबसे बड़ा विज्ञापन माना जाता है। पॉलिसी की शर्तें प्रदान करती है कि नुकसान की सूचना बीमाकर्ता को तुरंत दी जाए। यदि दावा राशि छोटी है तो बीमाकर्ता के एक अधिकारी द्वारा नुकसान का कारण और सीमा निर्धारित करने के लिए जांच की जाती है, लेकिन अन्य दावों के लिए इसे स्वतंत्र लाइसेंस प्राप्त पेशेवर सर्वेक्षकों को सौंप दिया जाता है जो हानि मूल्यांकन में विशेषज्ञ होते हैं और जिनको सर्वेयर कहा जाता है। सामान्य तौर पर क्लेम फॉर्म को नुकसान की परिस्थितियों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है, जैसे कि नुकसान की तारीख, समय, नुकसान का कारण और नुकसान की सीमा आदि। दावा मूल्यांकन यह निर्धारित करने की प्रक्रिया है कि क्या बीमित व्यक्ति को हुई हानि बीमाधारक जोखिम के कारण हुई है, कि वारंटी का कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है, बीमाधारक को हुए नुकसान की मात्रा और पॉलिसी के तहत बीमाकर्ता की देयता है कि नहीं। पॉलिसी के तहत डिस्चार्ज मिलने के बाद ही क्लेम का सेटलमेंट किया जाता है। मध्यस्थता अनुबंधों से उत्पन्न विवादों को निपटाने की एक विधि होती है जिसमें नुकसान की सूचना, जांच और आकलन, सर्वेयर और हानि का मूल्यांकन करता, दावा प्रपत्र, संयोजन और निपटान, दावा निपटाने में विवाद और पंचाट आते हैं। फिर दोस्तों बात आती है किसी बीमा कंपनी के लिए पेशेवर रूप में दावों का निपटान सबसे बड़ा विज्ञापन है, जैसे मैंने आपको बताया। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दावा मूल्यांकन यह निर्धारित करने की प्रक्रिया है कि क्या बीमित व्यक्ति की हुई हानि बीमाधारक जोखिमों के कारण हुई है, कि वारंटी का कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है, बीमाधारक को हुए नुकसान की मात्रा और पॉलिसी के तहत बीमाकर्ता की देयता क्या है। फिर दोस्तों बात आती है पॉलिसी के तहत डिस्चार्ज मिलने के बाद ही क्लेम का सेटलमेंट किया जाता है और मध्यस्थता अनुबंधों से उत्पन्न विवादों को निपटान की एक विधि माना गया है। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। के बारे में प्रलेखन और उसका प्रस्ताव चरण। जीवन बीमा उद्योग में हम बड़ी संख्या में प्रपत्रों और दस्तावेजों से निपटते हैं। बीमा धारक और बीमाकर्ता के बीच संबंधों में स्पष्टता लाने के उद्देश्य से यह आवश्यक भी है। इस अध्याय में हम प्रस्ताव चरण में शामिल विभिन्न दस्तावेजों और उनके महत्व के बारे में बात करेंगे। जिन दस्तावेजों पर हम विचार करेंगे उनमें शामिल है प्रोस्पेक्टस, प्रस्ताव प्रपत्र, एजेंट की रिपोर्ट, चिकित्सा परीक्षक की रिपोर्ट, नैतिक जोखिम की रिपोर्ट, साथ ही साथ आयु प्रमाण पत्र और ग्राहक के दस्तावेज जिसमें केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो आइए दोस्तों, प्रोस्पेक्टस में बहुत महत्वपूर्ण चीजें कौन कौन सी होती हैं।
प्रोस्पेक्टस बीमा कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज है जो उत्पाद के बारे में विवरण प्रदान करता है। एक प्रोस्पेक्टस में वे सभी तथ्य होने चाहिए जो एक संभावित पॉलिसी धारक के लिए पॉलिसी की खरीद के संबंध में सूचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक होते हैं। जीवन बीमा कंपनी द्वारा उपयोग किए जाने वाला प्रोस्पेक्टस बीमा की अपनी प्रत्येक योजना के तहत निम्नलिखित का उल्लेख करता है। बीमा की नियम और शर्तें, लाभों का दायरा जिसमें गारंटीकृत और गैर गारंटीकृत चीजें होंगी, बीमे का हकदार कौन रहेगा, उपवाद, चाहे योजना सहभागी हो या गैर सहभागी, प्रोस्पेक्टस एक प्रारंभिक की तरह दस्तावेज जो संभावित पॉलिसी धारक को कंपनी के उत्पादों से परिचित होने में मदद करता है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रपोजल फॉर्म की। बीमा पॉलिसी बीमाकर्ता और पॉलिसी धारक के बीच एक कानूनी अनुबंध है। जैसे कि किसी भी अनुबंध के लिए आवश्यक होता है उसके पास एक प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति होती है, यह होनी जरूरी है। प्रस्ताव बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले आवेदन दस्तावेज को आमतौर पर प्रस्ताव प्रपत्र कहते हैं और प्रस्ताव प्रपत्र के रूप में जाना भी जाता है। प्रस्ताव प्रपत्र में बताए गए सभी तथ्य दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी हो जाते हैं और इसकी सामग्री की सराहना करने में विफलता से दावा निपटान की स्थिति में प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक एजेंट की रिपोर्ट की। आप लोग जब भी बीमा को बेचेंगे तो एक रिपोर्ट आप तैयार करेंगे जिसको हम एजेंट रिपोर्ट कहते हैं। आइए उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एजेंट प्राथमिक हामीदार है। पॉलिसी धारक के बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्य और विवरण जोखिम मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक एजेंट द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रकट किए जाने की आवश्यकता होती है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य, ग्राहक की आदतें, ग्राहक का व्यवसाय, उसकी आय और परिवार के विवरण के मामलों का उल्लेख किया जाता है। एक एजेंट की रिपोर्ट जोखिम आकलन के लिए भी निर्णायक है और बीमा कंपनियों के निर्णय को प्रभावित कर सकती है। इसलिए एक एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो अपनी रिपोर्ट में सही इंफॉर्मेशन का उल्लेख करे। हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेडिकल एग्जामिनर्स रिपोर्ट की। कई मामलों में बीमित व्यक्ति के जीवन की चिकित्सकीय जांच बीमा कंपनी द्वारा पैनल में शामिल डॉक्टरों द्वारा की जाती है। डॉक्टर द्वारा अपनी रिपोर्ट में मेडिकल परीक्षक की रिपोर्ट नामक ऊंचाई, वजन, रक्तचाप, हृदय की स्थिति आदि जैसी शारीरिक विशेषताओं से संबंधित विवरण दर्ज किए जाते हैं और उनका उल्लेख किया जाता है। जब प्रस्ताव को गैर चिकित्सा अंडरराइटिंग के तहत नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रस्तावित राशि या प्रस्तावित जीवन की आयु अधिक है या कुछ विशेषताएं हैं जैसे कि जो प्रस्ताव में प्रकट हो सकती हैं, जो चिकित्सा परीक्षा द्वारा जांच और रिपोर्ट के लिए कॉल करती है, वो सारी इंफॉर्मेशन मेडिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट में लिखी होती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक और रिपोर्ट की जिसको हम कहते हैं मॉरल हजार्ड रिपोर्ट। जीवन बीमा एक व्यक्ति और एक बीमा कंपनी के बीच एक अनुबंध है जो पॉलिसी की अवधि के दौरान कवर किए गए व्यक्तियों की मृत्यु होने पर एक निश्चित राशि के भुगतान के रूप में दी जाती है। जब आप जीवन बीमा खरीदते हैं तो आपको कई हामीदार प्रक्रियाओं से गुजरना होगा जिसमें एक आवेदन भरना और एक शारीरिक परीक्षा जमा करना शामिल है। जोखिम को प्रभावित करने वाला एक कारक जिस पर हामीदार ध्यान देते हैं उसे नैतिक जोखिम कहा जाता है। रिपोर्टिंग अधिकारी को जीवन के बारे में स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए ताकि वह आश्वस्त हो। स्वस्थ और आदतें, व्यवसाय, आय, सामाजिक पृष्ठभूमि और वित्तीय स्थिति जैसी चीजों के बारे में, बातों के बारे में उसमें उल्लेख करा जा सके। अब दोस्तों हम बात करते हैं AML, KYC और भी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपने ग्राहक को जानने के लिए, अपने ग्राहकों की पहचान सत्यापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रक्रिया को हम KYC कहते हैं। बैंक और बीमाकर्ता तेजी से मांग कर रहे हैं कि उनके ग्राहक पहचान की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करें। KYC दिशा निर्देशों के उद्देश्य वित्तीय संस्थानों को मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों के लिए आपराधिक तत्वों द्वारा उपयोग किए जाने से रोकने का है। इसलिए बीमाकर्ताओं को यह निर्धारित करने की आवश्यकता है कि अपने ग्राहकों की असली पहचान करनी बहुत जरूरी हो जाती है। एजेंटों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्तावक KYC प्रक्रिया के भाग के रूप में निम्नलिखित के साथ प्रस्ताव फॉर्म
जमा करें, जिसमें फोटोग्राफ, आयु प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, टेलीफोन बिल, बिजली बिल, बैंक पासबुक आदि शामिल होते हैं। ग्राहक का प्रमाण पहचान जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड आदि आते हैं, उसको जमा करें। उच्च मूल्य के लेन देन के मामले में आय प्रमाण दस्तावेज भी चाहिए होते हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम बात करते हैं फ्री लुक अवधि की। फ्री लुक अवधि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने एक नई जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी है और पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त किए हैं और उसकी जांच करने पर पता चलता है कि नियम और शर्तें वैसी नहीं है जैसी वह चाहता था या जैसी उसको बताई गई थी। वह क्या कर सकता है? IRDA ने अपने नियमों में एक उपभोक्ता अनुकूल प्रावधान बनाया है जो इस समस्या का ध्यान रखता है और इसको हम फ्री लुक पीरियड कहते हैं। इसमें फ्री लुक पीरियड या कूलिंग पीरियड के रूप में क्या प्रदान किया है? इस अवधि के दौरान यदि पॉलिसी धारक ने पॉलिसी खरीदी है और पॉलिसी के किसी भी नियम या शर्तों से असहमत है तो वह इसे वापस भी कर सकता है और निम्नलिखित शर्तों के अधीन धन वापसी प्राप्त कर सकता है। वो शर्तें क्या है आइए जानते हैं। वह पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर इस विकल्प का प्रयोग कर सकता है। उसे लिखित रूप से कंपनी को सूचित करना होगा। प्रीमियम रिफंड को अनुपातिक जोखिम प्रीमियम के लिए समायोजित किया जाएगा। कवर की अवधि बीमाकर्ता द्वारा चिकित्सा परीक्षण पर किए गए खर्च और स्टैम्प शुल्क यह निःशुल्क लुक अवधि जीवन बीमा पॉलिसी धारकों के लिए एक विशेष कर के रूप में उपलब्ध है। पॉलिसी धारक द्वारा पॉलिसी दस्तावेज प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के दौरान इस विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों आइए हम बात करते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग किसी अर्थव्यवस्था में अवैध धन को उसके अवैध मूल को छिपा कर लाने की प्रक्रिया है ताकि यह कानूनी रूप से अर्जित किया गया प्रतीत हो। भारत सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए PMLA एक्ट 2002 की शुरुआत की। मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को नियंत्रित करने और मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त संपत्ति की जब्ती का प्रावधान करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम जिसको PMLA कहते हैं 2002 से 2005 से लागू हुआ था। इसे मनी लॉन्ड्रिंग को एक अपराध के रूप में वर्णित किया गया है जो 3 से 7 साल तक के कठोर कारावास और कई रुपए तक के जुर्माने की दंडनीय है जिसमें 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। प्रत्येक बीमाकर्ता के पास AML पॉलिसी होनी चाहिए और तदनुसार IRDA के साथ एक प्रति फाइल भी करनी चाहिए। AML कार्यक्रम में शामिल होना के लिए इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जैसे कि आंतरिक नीतियां, प्रक्रियाएं और नियंत्रण, प्रमुख रूप से अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति, AML उपायों पर एजेंटों की भर्ती और प्रशिक्षण, साथ ही साथ आंतरिक लेखा परीक्षा और नियंत्रण। यह हर बीमा कंपनी को सुनिश्चित करना होता है इन चारों चीजों के बारे में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम पूरे चैप्टर में हमने जो चीजें डिस्कस करी हैं, समझी हैं, उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने डिस्कस किया था प्रोस्पेक्टस बीमा कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज है जो उत्पाद के बारे में विवरण प्रदान करता है। प्रस्ताव बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए आवेदन दस्तावेज को आमतौर पर प्रस्ताव फॉर्म के रूप में जाना जाता है। स्वास्थ्य, आदतें और व्यवसाय, आय और परिवार के विवरण के मामलों में एजेंट की रिपोर्ट में एजेंट द्वारा उल्लेख किए जाने की आवश्यकता होती है। ऊंचाई, वजन, रक्तचाप, हृदय की स्थिति आदि जैसी शारीरिक विशेषताओं से संबंधित विवरण दर्ज किए जाते हैं और डॉक्टर द्वारा अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाता है जिसे हम मेडिकल परीक्षक की रिपोर्ट कहते हैं। और हमने दोस्तों डिस्कस किया था कि नैतिक खतरा यह है कि जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने के परिणाम स्वरूप ग्राहक का व्यवहार बदल सकता है और इस तरह के बदलाव से नुकसान की संभावना बढ़ जाएगी। मानक आयु प्रमाण के रूप में माने जाने वाले कुछ दस्तावेजों में स्कूल या कॉलेज का प्रमाण पत्र, नगर पालिका से निकला हुआ जन्म प्रमाण पत्र शामिल है। प्रत्येक बीमाकर्ता के पास AML पॉलिसी होनी आवश्यक है और तदनुसार IRDA के साथ एक प्रति भी फाइल करनी जरूरी है। AML कार्यक्रम में आंतरिक नीतियों, प्रक्रियाओं और नियंत्रणों और एक प्रमुख अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति शामिल होनी चाहिए। बीमाकर्ताओं को अपने ग्राहकों की सही पहचान निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। KYC प्रक्रिया के एक भाग के रूप में KYC दस्तावेज जैसे एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड और फोटोग्राफ आदि को एकत्र करने की आवश्यकता एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है।
बात करने वाले हैं ग्राहक सेवा के बारे में। हम सबको समझने की जरूरत है, बीमा बिक्री में सफलता का रहस्य अपने ग्राहकों की सेवा करने की प्रतिबद्धता होता है। ग्राहक किसी व्यवसाय को रोटी और मक्खन प्रदान करता है। ये ग्राहक ही है जो हमारे उत्पादों को समझता है, ये ग्राहक ही है जो हमारे उत्पादों को खरीदता है, और ये ग्राहक ही है जिसकी वजह से हमारी रोजी रोटी चलती है। हम सबको समझने की जरूरत है कि कोई भी उद्यम उनके साथ उदासीनता का व्यवहार नहीं कर सकता। अन्य उत्पादों की तुलना में बीमा के मामले में ग्राहक सेवा और रिश्तों की भूमिका कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। हमें समझने की जरूरत है दोस्तों, बीमा एक सेवा है, बीमा एक अमूर्त वस्तु है। बीमा एक ऐसा उत्पाद है जो आप अपने ग्राहक को समझा तो आज रहे हैं, जिसके लिए वो भुगतान, वो पेमेंट तो आज ही कर रहा है, पर उसके महत्वों को यूटिलाइज वो आने वाले वक्त में करेगा। तो अगर मुझे आज ऐसा उत्पाद अपने ग्राहक को बेचना है जिसके लिए भुगतान वो आज कर रहा है, बट जिसके महत्व, जिसके फीचर्स उसको बाद में महत्व देंगे, वो प्रोडक्ट, वो उत्पाद बेचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर अगर उस मुश्किल को हमें आसान करना है तो हमें समझना पड़ेगा कि एक एजेंट की तरह, एक एजेंट की भूमिका निभाते हुए आपको अपने ग्राहक को वो महत्व देना पड़ेगा जिसकी वजह से आपका उत्पाद बिक सके। हम सबको समझने की जरूरत है, बीमा कंपनियां और उनके कर्मियों, जिनमें आपके एजेंट, उनके एजेंट भी शामिल होते हैं, उनके लिए उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करना और ग्राहक को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक होता है। ग्राहक जीवन मूल्य, इसे आर्थिक लाभों के योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो लंबी अवधि में ग्राहक के साथ अच्छे संबंध बनाने से प्राप्त किया जा सकता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे एजेंटों की भूमिका के बारे में। जीवन बीमा एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे एजेंटों की भूमिका बहुत बहुत महत्व रखती है। एक एजेंट की भूमिका एक व्यक्तिगत वित्तीय योजनाकार और सलाहकार की तरह होती है। एक एजेंट वो शख्स है जो अपने ग्राहक को अपने उत्पादों के बारे में बताता है। ये उत्पाद, ये बीमा उत्पाद क्या है? एक बीमा उत्पाद एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा उत्पाद है जहां पे हम कस्टमर को, अपने ग्राहक को सलाह दे रहे हैं, उसके वित्तीय योजनाओं के बारे में उसको एडवाइस कर रहे हैं। पॉलिसी की समाप्ति से बचने के लिए एजेंट प्रीमियम बकाया के लिए अनुसारक कॉल के माध्यम से अपने ग्राहकों के साथ निरंतर संपर्क में रह सकते हैं। आपने अपना उत्पाद अपने ग्राहक को बताया, आपके ग्राहक ने आपका उत्पाद खरीदा, उसके बाद हम सबको पता है कि प्रीमियम का भुगतान कई सालों तक करना पड़ता है। कम से कम 5 साल का तो हर उत्पाद होता है, हर बीमा प्रोडक्ट होता है। तो जब भी रिन्यूअल कस्टमर का आया, आप अपने ग्राहक से, अपने कस्टमर से कॉल के माध्यम से संपर्क में रह सकते हैं। साथ ही साथ जांच चरण के दौरान आवश्यक पॉलिसी धारक विवरण प्रदान करके एजेंट के दावे के निपटान के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम सबको पता है, एक ग्राहक जब बीमा उत्पाद खरीदता है तो वो अपने जीवन बीमा ले रहा है। भगवान न करे अगर आगे चल के ग्राहक की मृत्यु होती है और क्लेम सेटलमेंट की नौबत आती है, तो यहाँ पर भी एक एजेंट अपनी भूमिका निभाता है, कि वो नॉमिनी, जो ग्राहक अपने अपनी पॉलिसी में, अपने उत्पाद में जिसको भी नॉमिनेशन देके गया था, वो उनकी वाइफ हो सकती है, उनके बच्चे हो सकते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, जब वो बीमा कंपनी को अप्रोच करते हैं क्लेम सेटल करने के लिए, तो यहाँ पर भी एजेंट अपनी भूमिका निभाते हैं। ये 3 चरणों में होता है दोस्तों। पहला चरण है बिक्री केंद्र। एजेंटों को जरूरतों को समझना और उन उत्पादों का सुझाव देने में सक्षम होना चाहिए जिनकी लाभकारी विशेषताएं सबसे उपयुक्त हैं। दोस्तों, आपके ग्राहक की वित्तीय महत्वाकांक्षाएं बहुत सारी हो सकती हैं। आपको उन महत्वाकांक्षाओं को, अपने ग्राहक की जरूरतों को समझना बहुत जरूरी है। उसकी जरूरतों से रिलेटेड आपके पास जो भी उत्पाद, जो भी बीमा प्रोडक्ट है, आप अपने ग्राहक को वो प्रोडक्ट बताते हैं। आपका ग्राहक अब प्रोडक्ट समझने के बाद आपसे कुछ सवाल पूछेगा। आपको हमेशा उन सवालों के उत्तर एक सकारात्मक रूप से अपने ग्राहक को देने हैं और आपको वहां अपने ग्राहक की मदद करनी है। दूसरा चरण आता है दोस्तों, प्रस्ताव चरण। एजेंट को प्रस्ताव फॉर्म भरने में ग्राहकों की मदद करनी होगी। प्रस्तावक के संदेह को समझना और स्पष्ट करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, हम सबको समझना पड़ेगा, आपका ग्राहक एक ऐसा उत्पाद आपसे खरीद रहा है जिसका भुगतान वो आज कर रहा है, बट जिसके फीचर्स का यूटिलाइजेशन उसको आने वाले भविष्य में होने वाला है। ऐसे में एजेंट की भूमिका बहुत मुख्य भूमिका निभाती है। आपको एज एन एजेंट अपने ग्राहक को मदद करनी है प्रस्तावक फॉर्म को भरने में।
IRDA कहता है कि ये फॉर्म आपके ग्राहक को खुद भरना है, बट एजेंट के तौर पे आपको अपने ग्राहक की मदद करनी है उस फॉर्म को भरने के लिए। आपका ग्राहक अगर आपसे कोई भी संदेह पूछता है आपके प्रोडक्ट, आपके उत्पाद से रिलेटेड, तो आपका फर्ज बनता है आप उन संदेहों को दूर करना, उसको सलाह देना और स्पष्टीकरण करना। और दोस्तों तीसरा चरण आता है स्वीकृति चरण, जहां पर ग्राहक को FPR सौंपने में एजेंट की तत्परता ग्राहक के मन में निश्चितता पैदा करती है। दोस्तों जब कस्टमर, आपका ग्राहक जब उत्पाद का भुगतान करता है, पहला प्रीमियम पे करता है, तो फर्स्ट प्रीमियम रिसीट कस्टमर को प्रदान करने में एजेंट की बहुत भूमिका रहती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब हम बात करेंगे संचार कौशल की। हमें समझना पड़ेगा कि ध्यान देना, फीडबैक देना, उचित तरीके से प्रतिक्रिया देना, सहानुभूति पूर्वक सुनना और आलोचनात्मक ना होना प्रभावी सुनने के तत्व। हम जब अपने ग्राहक से बातचीत करते हैं तो बहुत सारी चीजें मैटर करती है, महत्व रखती है। जब हम अपने उत्पाद के बारे में अपने ग्राहक से बात कर रहे होते हैं तो हम बहुत उत्साह के साथ, हर्ष उल्लास के साथ अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने उत्पाद के बारे में ग्राहक को बताते हैं। बट वहीं पर अगर ग्राहक हमसे 2 सवाल पूछ लेता है तो शायद हम घबरा जाते हैं, शायद हमारे चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, और बस यही हमारी उस कॉल को, उस डिस्कशन को जो हम अपने ग्राहक से कर रहे हैं उसको खराब कर देता है। तो इस 4 चरणों में होता है दोस्तों, इसको समझते हैं। पहला चरण है प्रभावी प्रदर्शन के लिए एक एजेंट के पास आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण कौशलों में से एक है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल कुछ नहीं है दोस्तों, सॉफ्ट स्किल किसी व्यक्ति के अन्य कर्मचारियों, ग्राहकों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत करने के तरीके को या क्षमता को संबोधित करता है। आप किस तरीके से अपने ग्राहक को संबोधित कर रहे हैं, आप किस तरीके से अपने ग्राहक को अपना उत्पाद समझा रहे हैं, आप किस तरीके से अपने ग्राहक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, यही सब सॉफ्ट स्किल्स में आता है। अगला चरण है दोस्तों, एक अच्छे रिश्ते को बनाने में जो चीज महत्वपूर्ण होती है वो है विश्वास। हमें समझना पड़ेगा हमारा ग्राहक हमारा उत्पाद खरीदने के लिए कुछ प्रीमियम का भुगतान कर रहा है। वो 50,000 रुपए हो सकता है, वो 1 लाख रुपए हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, 5 लाख हो सकता है, 10 लाख हो सकता है। कोई भी ग्राहक जब 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए का बीमा खरीदता है, वो विश्वास के बेस पे खरीदता है, विश्वास के तौर पे खरीदता है, और वो विश्वास कायम करने का मेन भूमिका हम एज एन एजेंट निभाते हैं। फिर आता है दोस्तों विश्वास। आप अपने ग्राहकों के मन में आकर्षण उत्पन्न करते हैं। उपस्थिति होना संचार का एक मुख्य अभिन्न अंग हो जाता है। साथ ही साथ संचार कई रूपों के हो सकते हैं। मौखिक, जो हम अपने मुख से बोलते हैं, लिखा हुआ, जो हम कस्टमर को ब्रोशर्स के थ्रू दिखाते हैं, गैर मौखिक, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज में आता है। तो जब हम अपने कस्टमर से, अपने ग्राहक से बात कर रहे हैं अपने उत्पाद के बारे में, जीवन बीमा के बारे में, बहुत सारी चीजें हम अपने मुख से बोल रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें हम गैर मौखिक तौर पे बोलते हैं। हमारा बैठने का तरीका, हमारा चलने का तरीका, कस्टमर के क्वेश्चंस को, सवालों को समझने का तरीका, उन सवालों का जवाब देने का तरीका, ये हर चीज बहुत महत्व रखती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और समझते हैं अनकहा संचार क्या होता है। हमेशा समय पर पहुंचिए। आपके ग्राहक ने जो भी समय आपको दिया है, आपको हमेशा उस समय से पहले या उस समय पर ही पहुंचना है कस्टमर के पास। अगर आप उस समय से लेट हैं तो आपका पहला ही इंप्रेशन खराब हो गया है अपने ग्राहक के सामने। आप अपने आपको उचित रूप से प्रस्तुत करें। आप एक कंपनी को, एक अच्छी बीमा कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप एक अच्छे प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट अगर आप अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं तो भी शायद हम अप टू द मार्क नहीं है, शायद हमें इस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। एक गर्मजोशीपूर्ण, आत्मविश्वासपूर्ण और मंत्र मुक्त करने वाली मुस्कान आपके चेहरे पे हमेशा रहनी चाहिए। मुस्कान दोस्तों, ज्यादातर क्या होता है जब हम अपने उत्पाद के बारे में अपने ग्राहक से बात कर रहे हैं तो हमारे चेहरे पे मुस्कान है, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट, अपने उत्पाद के बारे में बात कर रहे हैं। बट अगर हमारा ग्राहक हमसे 2 सवाल पूछ लेता है, अगर हमारा ग्राहक उस स्टेज पे हमें ले आता है जहां पे हमें लगने लगा है कि शायद मेरा उत्पाद आज नहीं बिकेगा, उस सिनेरियो में, उस केस में कई बार हम इस मुस्कान को खो देते हैं, हमारे चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं, और यही हमें नहीं करना है। हमारे चेहरे पे ये मुस्कान हमेशा बनी रहनी चाहिए। हमारा उत्पाद कस्टमर आज खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है। दोस्तों फिर हम बात करेंगे खुला, आत्मविश्वासी और सकारात्मक होना। जैसे मैंने कहा, हो सकता आपका ग्राहक आज आपका उत्पाद ना खरीदे, पर आपको वो सकारात्मकता नहीं छोड़नी है, आपको वो मुस्कान नहीं छोड़नी है।
और साथ ही साथ दूसरे व्यक्ति यानी कि अपने ग्राहक में आपकी रुचि हमेशा बनी रहनी चाहिए। दोस्तों ज्यादातर क्या होता है, जब हम अपनी कंपनी के बारे में, अपने उत्पाद के बारे में बात कर रहे हैं तो हम गर्मजोशी के साथ, पूरी रुचि के साथ अपने ग्राहक से बात करते हैं। बट कई बार अगर ग्राहक हमसे अपने बारे में कुछ बातें करने की कोशिश करता है तो हम वो रुचि खो देते हैं। हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे मौखिक जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं, हमारे चेहरे के हाव भाव जो हैं वो बदल जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये बात मेरे कस्टमर को, आपके ग्राहक को पता लग जाती है कि आप वो रुचि नहीं दिखा रहे हैं, तो शायद आपका उत्पाद उस दिन नहीं बिकेगा। तो रुचि बनाए रखिए, जब आप बात कर रहे हैं तब भी, जब आपका ग्राहक आपसे बात कर रहा है तब भी। आगे बात करते हैं दोस्तों, अनकही संचार में और क्या क्या आता है। तो जैसे मैंने बताया था, आपका आपके चाल, आपका हाव भाव, आपके चेहरे के भाव को संबंधित करता है। जिस तरह से हम बात करते हैं, चलते हैं, बैठते हैं और खड़े होते हैं, ये भी बहुत महत्व रखता है। हमारी पहली छाप आखिरी छाप हो सकती है। दोस्तों जब भी हम किसी अनजान शख्स से मिलते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारा ग्राहक हमारे लिए अनजान है, शायद हम उससे पहली बार वार्तालाप कर रहे हैं, हमारी पहली छाप ही आखिरी छाप हो सकती है। का मतलब है हमारी पहली छाप अगर अच्छी है उसके मन में, हमारी अच्छी छवि बनी है उसके मन में, उसके अंतर मन में, तो शायद हमारा उत्पाद आज नहीं तो कल बिक जाएगा। और अगर हमारी पहली ही छवि अच्छी नहीं है, शायद मैं अपनी कंपनी को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाया, शायद मैं अपने उत्पाद को, अपने प्रोडक्ट को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाया, शायद मैं अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाया, उस केस में शायद हमारी छवि अच्छी नहीं बनी, इसीलिए शायद हमारा उत्पाद नहीं बिकेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्फूर्ति से ध्यान देना। सुनने की कला भी बहुत महत्व रखती है। आपको हमेशा ध्यान देना है अपने ग्राहक की बातों पर। आप जब उससे बात कर रहे थे तब भी आपका ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए, क्योंकि वो बीच में आपसे कुछ सवाल पूछ सकता है। और जब आपने अपना कंपनी के बारे में, अपने उत्पाद के बारे में बता दिया और अब आपका ग्राहक आपसे कुछ बात करना चाह रहा है, कुछ भी बोल रहा है, तब भी आपको बहुत ध्यान से सुनना है। ये प्रदर्शित करता है कि आप सुन रहे हैं। कैसे बताएंगे आप अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को कि आप सुन रहे हैं? आपको खुले विचारों के साथ, आत्मविश्वास के साथ, सकारात्मक होकर अपनी बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। आपको अपने ग्राहक में रुचि हमेशा दिखानी है। ये कैसे होगा? ये होगा आई कांटेक्ट से, नजर से नजर मिला के। जब आप अपने उत्पाद के बारे में अपने ग्राहक को बता रहे हैं, तब भी आपको अपनी नजर उससे मिला के रखनी है, नजरों से नजर मिलानी है, आंखों से आंखें, आई कांटेक्ट के साथ बात करनी है। और जब आपका ग्राहक आपसे बात कर रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है या अपने बारे में बता रहा है, तब भी आपको ग्राहक की आंखों में देख के ही बात करनी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं फीडबैक की इंपॉर्टेंस क्या है जीवन बीमा में या ग्राहक सेवा में। ये 3 चरणों में दोस्तों होता है। पहला चरण है जजमेंटल नहीं होने का। इस तरह के निर्णयात्मक दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप श्रोता वक्ता को बोलने की अनुमति देने के अनुत्सुक हो सकता है। इसे समय की बर्बादी माना जा सकता है। दोस्तों इसका मतलब सिंपल सा है, हमने अपने उत्पाद के बारे में अपने ग्राहक को बताया, हमें लग रहा है कि मेरा ग्राहक आज मुझसे ये मेरा प्रोडक्ट, ये बीमा खरीद लेगा, ये पॉलिसी खरीद लेगा, और शायद मेरा ग्राहक आज वो पॉलिसी नहीं खरीदने के फेवर में है, या शायद मैं अपने प्रोडक्ट, अपने उत्पाद को अच्छे से नहीं बता पाया। तो मुझे जजमेंटल नहीं होना है ये कस्टमर प्रोडक्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। मुझे पूरे गर्मजोशी के साथ, पूरे उत्साह के साथ, रुचि दिखाते हुए अपने कस्टमर से बात करनी है और फीडबैक देना है। दूसरी पे हम बात करते हैं यथोचित उत्तर देना। समय पर प्रतिक्रिया देना और सक्रिय रहने से ग्राहकों पर अच्छा प्रभाव और प्रसन्नता पैदा करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों आपका ग्राहक आपका उत्पाद आज खरीदे या ना खरीदे, आपसे 1 सवाल पूछे चाहे 10 सवाल पूछे आपके उत्पाद के बारे में, आपको हमेशा अपनी जो प्रतिक्रिया देनी है वो सक्रिय रह के अच्छे हाव भाव के साथ, प्रसन्नता के साथ देनी। और फिर साथ ही साथ दोस्तों आता है सहानुभूतिपूर्वक सुनना। सहानुभूतिपूर्ण होने का शाब्दिक अर्थ है अपने आप को दूसरे में रखना और उसके अनुभव को वैसे ही महसूस करना जैसे वह महसूस करता होगा। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारा ग्राहक अपना कोई एक्सपीरियंस, माफ कीजिएगा, अपने पास एक्सपीरियंस हमसे शेयर करता है। हमें पूरे उत्साह के साथ सहानुभूतिपूर्ण रूप से उसके एक्सपीरियंस को सुनना है। हमें समझने की जरूरत है कि अगर मेरे कस्टमर ने, मेरे ग्राहक ने कुछ ऐसा महसूस किया है भूतकाल में जो शायद अच्छा नहीं था, तो मुझे समझने की जरूरत है कि मेरे ग्राहक ने कैसा महसूस किया हो। मुझे भी वैसे ही महसूस करना पड़ेगा, तभी शायद मैं अपने ग्राहक की बात को समझ पाऊंगा। तो दोस्तों इस अध्याय में हमने बात करी ग्राहक सेवा के बारे में, ग्राहक सेवा की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में, आपको कैसे अच्छी ग्राहक सेवा
प्रदान करनी है अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को। हमने उन सारे बातों में आपके बारे में बात करी है दोस्तों। अब हम मिलेंगे आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद। सेवा उद्योग है, जहां वर्तमान संदर्भ में ग्राहकों की बीमा उद्योग अनिवार्य रूप से एक सेवा उद्योग है, जहां वर्तमान संदर्भ में ग्राहकों की अपेक्षाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मानक से असंतोष कस्टमर हमेशा मौजूद रहते हैं। निरंतर उत्पाद नवाचार और आधुनिक तकनीक के उपयोग में से सहायता प्राप्त करने के ग्राहक सेवा के स्तर में महत्वपूर्ण सुधार होने के बावजूद उद्योग ग्राहक असंतोष और खराब छवि के मामले में बुरी तरह ग्रस्त है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार और नियामक ने कई पहल भी की हैं। ये चैप्टर उसी के बारे में है जो बात करेगा शिकायत निवारण तंत्र को लेकर। आइए देखते हैं। शिकायत निवारण तंत्र। आईआरडीए के पास उपभोक्ताओं की शिकायतों को प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न नियम है जो पॉलिसी धारक के हितों के संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। आईआरडीए ने एक एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली, जिसको हम आईजीएमएस कहते हैं, उसकी शुरुआत की है, जो बीमा शिकायत डेटा के केंद्रीय भंडार के रूप में और उद्योग में शिकायतों की निगरानी के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करती है। पॉलिसी धारक अपने पॉलिसी विवरण के साथ इस सिस्टम पर पंजीकरण भी कर सकते हैं। इसके बाद शिकायतों से संबंधित बीमा कंपनी को भेज दी जाती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं के हितों के बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और उपभोक्ता के विवादों की स्थापना के लिए प्रावधान करने के लिए पारित किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कस्टमर डिस्प्यूट्स के बारे में। जहां तक बीमा व्यवसाय का संबंध है, अधिकांश उपभोक्ता विवाद दावों के निपटारे में देरी, दावों के निपटारे ना करने, दावों को अस्वीकार करने, हानि की मात्रा और पॉलिसी की शर्तों से रिलेटेड और शर्तों आदि श्रेणियों में आते हैं। लोकपाल बीमित व्यक्ति और बीमाकर्ता के आपसी समझौतों के से संबद्ध शर्तों के भीतर मध्यस्थ और परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। यदि विवाद का निपटारा मध्यस्थता द्वारा नहीं किया गया, जो लोकपाल बीमित व्यक्ति को पुरस्कार प्रदान करने जो वह सोचता है के लिए उचित है और बीमित व्यक्ति के नुकसान के कवर करने के लिए आवश्यक से ज्यादा नहीं है, वो उसको दिया जाता है। आइए अब कुछ मुख्य टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं जो आपको इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हमेशा पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है सेवा। सेवा क्या है? बैंकिंग, वित्त पोषण, परिवहन, बीमा इत्यादि जैसे संभावित उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया गया कोई भी प्रावधान सेवा कहलाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं उपभोक्ता क्या है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी सामान को विचार के लिए खरीदता है या किराए पर लेता है या किसी भी सेवा का लाभ उठाता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। फिर हम बात करते हैं दोष की। इसका मतलब कोई गलती, अपूर्णता और कमी, गुणवत्ता में कमी, प्रकृति, तरीके या प्रदर्शन में अपरिकर्ता जो ग्राहक द्वारा ली गई किसी भी सेवा के लिए है, उसमें अगर कोई कमी निकलती है तो उसको हम दोष कहते हैं। अगर ऐसी कोई कमी है तो ग्राहक शिकायत कर सकता है। तो आइए समझते हैं शिकायत क्या होता है। इसका मतलब किसी भी अनुचित व्यापार, माल में दोष, किराए में पर ली गई या प्राप्त सेवाओं में कमी, अधिक मूल्य निर्धारण के संबंध में लिखित रूप से दिया गया कोई भी आरोप शिकायत कहलाता है। फिर हम बात करते हैं उपभोक्ता विवाद के बारे में। इसका अर्थ एक ऐसे विवाद से है जहां जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई है उस पर लगे आरोपों से इनकार करता है और विवाद करता है, उसको हम उपभोक्ता विवाद कहते हैं। अब हम बात करेंगे बीमा लोकपाल के बारे में, जिसको इंग्लिश में, अंग्रेजी में हम इंश्योरेंस ओम्बड्समैन कहते हैं। भारत में इंश्योरेंस ओम्बड्समैन या लोकपाल के कुल 12 कार्यालय हैं। लोकपाल की शक्ति 20 लाख रुपए से अधिक मूल्य तक नहीं है। उसके अंदर का 20 लाख रुपए से अंदर तक का कोई भी केस अगर कंप्लेन के रूप में जाएगा तो वो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन के पास जाएगा। शिकायत प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर सिफारिशों की बात करी जानी चाहिए। शिकायतकर्ता को लिखित रूप में सिफारिश को स्वीकार करना होगा। ऐसी अनुशंसा प्राप्त करने के लिए 15 दिन का वक्त होता है। बीमा कंपनियों को 15 दिनों के भीतर लोकपाल द्वारा पारित पुरस्कारों का सम्मान करने की आवश्यकता होती है। वहीं
यदि विवाद का समाधान नहीं हो पाता किसी भी रीजन से, तो लोकपाल बीमा धारक को 3 महीने या 90 दिन के भीतर एक पुरस्कार पारित करेगा। शिकायत प्राप्त होने की तिथि 90 दिनों के अंदर की होनी चाहिए। बीमा धारक को इस तरह के पुरस्कार की प्राप्ति के 1 महीने के भीतर स्वीकार करना होगा। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लोकपाल से कब शिकायतें करी जा सकती हैं। दोस्तों, हमें समझने की जरूरत है, अगर कोई भी ग्राहक किसी भी रीजन से, किसी भी वजह से इंश्योरेंस कंपनी, बीमा कंपनी या बीमा प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं है, तो वो पहली शिकायत इंश्योरेंस कंपनी को या बीमा कंपनी के पास ही लेके जाएगा और उसको लिखित में अपनी कंप्लेंट बीमा कंपनी को देनी पड़ेगी। बट अगर बीमा कंपनी ने, जो आगे मैं आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, इनमें से कोई भी ऐसी कंडीशन एप्लीकेबल होती है, उसी केस में शिकायतकर्ता इंश्योरेंस ओम्बड्समैन या लोकपाल के पास अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है। तो ये चीजें क्या है, आइए समझते हैं। शिकायत को अगर बीमा कंपनी ने शिकायत को खारिज कर दिया है या शिकायतकर्ता को बीमाकर्ता से 1 महीने के भीतर कोई जवाब नहीं मिला है या शिकायतकर्ता बीमाकर्ता द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है या शिकायत बीमा कंपनी द्वारा अस्वीकृत की तारीख से 1 वर्ष के भीतर ही करी जाती है और एक भीतर तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है या शिकायत न्यायालय या उपभोक्ता फोरम में लंबित नहीं है। अगर ये सारी ही चीजें सही बैठती हैं, तभी कोई भी शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को इंश्योरेंस ओम्बड्समैन या लोकपाल के पास लेके जा सकता है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन सी, किस तरह की शिकायतों का निवारण किस तरह के आयोग में होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य आयोग की। राज्य सरकार द्वारा स्थापित, अधिसूचना द्वारा स्थापित किया गया कोई भी अगर कंप्लेंट है तो राज्य आयोग में जाएगी। यह जिला मंच से अपील करी जाती है। इसमें उन शिकायतों का मनोरंजन करने का मूल क्षेत्राधिकार भी है जहां माल या सेवा और मुआवजों का मूल्य, यदि कोई दावा 20 लाख रुपए से अधिक है मगर 100 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, राज्य के भीतर किसी भी जिला फोरम के आदेश के खिलाफ अपील नहीं दायर करी गई है। साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा यह प्रत्येक जिला में स्थापित किया जाता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आयोग की। यह केंद्र द्वारा स्थापित अधिसूचना द्वारा सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है, जहां पर दावा मूल्य अधिक से अधिक शिकायतों का 1 करोड़ से ऊपर का होता है। किसी भी राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ कोई भी अपील कहीं पे नहीं चल रही होती। यह राज्य आयोग पर पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार है। अब दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं कुछ टाइमलाइंस के बारे में जो बीमा कंपनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है फॉलो करना। जैसे कि बीमाकर्ता को किसी भी पूछताछ पर पॉलिसी धारक को सूचित करने के लिए कम से कम 10 दिन के अंदर संपर्क करना होता है। ग्राहक पॉलिसी प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर अनुबंध रद्द कर सकता है, जिसको हम फ्री लुक अवधि या कूलिंग ऑफ अवधि कहते हैं। साथ ही साथ बीमाकर्ता को पॉलिसी को बताना होगा प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में धारक को 15 दिन के अंदर। दावा के मामले में, क्लेम के मामले में बीमाकर्ता दावा दस्तावेज प्राप्त करने के लिए 15 दिनों के भीतर अतिरिक्त दस्तावेज मांग सकता है पॉलिसी धारक से। ये काम उसको 15 दिन के अंदर अंदर करना होगा। बीमाकर्ता को 15 दिनों के भीतर लोकपाल द्वारा पारित पुरस्कार का सम्मान करना होगा। साथ ही साथ प्रीमियम भुगतान के मासिक मोड के मामले में अनुग्रह की अवधि भी 15 दिन ही है। तो जैसे कि आपने अभी नोटिस किया होगा कि बीमा कंपनीज में या बीमा इंडस्ट्री में 15 दिनों का महत्व बहुत है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसकी टाइम लिमिट 15 दिनों की है। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और ऐसे टाइमलाइंस हैं जिसमें 15 दिन से आगे का टाइमलाइन अलाउ होता है। जैसे कि तिमाही, अर्धवार्षिक या वार्षिक मोड के मामले में अनुग्रह अवधि, जिसको प्रीमियम पेमेंट डेट कहते हैं, वो 31 दिन या 1 महीना होती है। लोकपाल को सिफारिश पारित करने के लिए 30 दिनों का वक्त मिलता है। साथ ही साथ बीमाकर्ता के पास दावा दस्तावेज प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर दावे का निपटारा करने के लिए 30 दिनों का वक्त होता है। वहीं लोकपाल को 90 दिनों के भीतर एक निर्णय पारित करना होगा। उसके पास 90 दिनों का सबसे मैक्सिमम टाइम होता है। साथ ही साथ विवादित दावों के मामले में अधिकतम समय 180 दिनों का है। तो दोस्तों, यही सब हमने अभी डिस्कस किया।
तो दोस्तों, यही सब हमने अभी डिस्कस किया। कैसे अगर कोई भी शिकायतदार सबमिट करना चाहता है तो कहाँ तक किस किस चीज के लिए वो बीमा कंपनी के पास जा सकता है और कहाँ पे वो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन या लोकपाल के पास संपर्क कर सकता है। अब हमारी मुलाकात अगले चैप्टर में होगी। जीवन बीमा अनुबंध की कार्य प्रणाली को नियंत्रित करता है। यह अध्याय जीवन बीमा अनुबंध के विशेषताओं से भी संबंधित है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करते हैं उन इंपॉर्टेंट एक्ट्स की, अधिनियमों की, जो वक्त के साथ बनाए गए और जिन पे आज भी काम हो रहा है। 1912 में सबसे पहले आया था सहकारी समिति अधिनियम। फिर 1938 में बीमा अधिनियम। 1949 में बैंकिंग कंपनियों का अधिनियम आया। फिर 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम आया। 1999 में IRDA आया और फिर 2008 में सीमित देयता भागीदारी अधिनियम आया। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स या सालों के नाम है अधिनियमों के साथ। आप सबको इन सबको नोट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको कभी भी याद रखनी पड़ सकती हैं, आपके एग्जाम में भी आ सकती हैं। सो आप प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एजेंट की कैटेगरीज की। सो जब आप लोग इस एग्जाम को पास कर लेंगे, उसके बाद आप किसी ना किसी पर्टिकुलर एजेंसी में प्लेसमेंट होगा या आप काम करेंगे। तो 4 तरह की एजेंट श्रेणियां होती हैं। पहली होती है कॉर्पोरेट एजेंट, जो लाइफ इंश्योरेंस में वर्क करते हैं। फिर होता है कॉर्पोरेट एजेंट जो हेल्थ इंश्योरेंस में वर्क करते हैं। कॉर्पोरेट एजेंट जो जनरल इंश्योरेंस में वर्क करते हैं। और फिर एक चौथी श्रेणी होती है कॉर्पोरेट एजेंट कंपोजिट, जो तीनों का कॉम्बिनेशन होता है और वो तीनों प्रोडक्ट्स में या तीनों प्रोडक्ट्स को बेचते हैं या उसमें डील करते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर आपको निर्दिष्ट व्यक्ति या स्पेसिफाइड पर्सन या एजेंट बनना है, उसके लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो आपको होनी चाहिए। तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से न्यूनतम प्रथम श्रेणी या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आपको निर्दिष्ट व्यक्ति को जीवन सामान्य स्वास्थ्य की दृष्टि श्रेणी के लिए कम से कम 50 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, जिसके लिए पंजीकरण एक अनुमोदित संस्थान से मांगा गया है और परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट एजेंट कंपोजिट की, तो कॉर्पोरेट एजेंट कंपोजिट के निर्दिष्ट व्यक्ति ने एक अनुमोदित संस्थान से 75 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा और पास होना चाहिए। परीक्षा निकाय द्वारा आयोजित परीक्षा को उसको पास करना होता है। कॉर्पोरेट एजेंट द्वारा बीमा व्यवसाय की मांग और खरीद के लिए नियुक्त निर्दिष्ट व्यक्तियों के पास प्राधिकरण द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है। जैसे कि इन विनियमों में निर्दिष्टता है, प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए वैध होगा, बशर्ते कि कॉर्पोरेट एजेंट का वैध पंजीकरण हो। निर्दिष्ट व्यक्ति कॉर्पोरेट एजेंट के प्रमुख अधिकारी के माध्यम से प्राधिकरण के अनुबंध 3 में निर्दिष्ट प्रारूप में आवेदन करेगा। प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ये विनियम बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेट एजेंट का एक निर्दिष्ट व्यक्ति किसी अन्य कॉर्पोरेट एजेंट के पास स्विच करना चाहता है, तो वर्तमान कॉर्पोरेट एजेंट द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ नए कॉर्पोरेट एजेंट के माध्यम से प्राधिकरण के आवेदन के साथ आवेदन कर सकता है। यदि वर्तमान कॉर्पोरेट एजेंट 30 दिनों के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करता, तो ये माना जाएगा कि उक्त कॉर्पोरेट एजेंट को उसके स्विच करने पर कोई भी आपत्ति नहीं है। प्राधिकरण कॉर्पोरेट एजेंट से अनुरोध प्राप्त होने के बाद एक संशोधित प्रमाण पत्र जारी करता है, जिसमें कॉर्पोरेट एजेंट का नाम बदलकर स्विचिंग ओवर का संकेत दिया जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपको अगर कोई भी कॉर्पोरेट एजेंट रजिस्टर करना चाहता है अपने आप को, तो उसके लिए क्या क्या फीस लगती है। सबसे पहले प्रत्येक कॉर्पोरेट एजेंट को पंजीकरण और उसके नवीनीकरण के आवेदन के समय 10,000 रुपए के प्रतिदेय आवेदन शुल्क का भुगतान करना होता है। साथ ही साथ एक लागू कर, जिसको हम टैक्सेस कहते हैं, वो भी पे करने होते हैं, भुगतान करना होता है। यह शुल्क हैदराबाद में दे भारतीय बीमा प्राधिकरण और विकास भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के पक्ष में या भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण को मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के पक्ष में एक खाता प्राप्तकर्ता ड्राफ्ट द्वारा देय होगा। आवेदन शुल्क के बिना कोई भी आवेदन संसाधित नहीं किया जा सकता।
फिर आता है प्राधिकरण से पंजीकरण के अनुदान के लिए संचार प्राप्त होने पर आवेदक को इस तरह के संचार की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर 25,000 रुपए का शुल्क साथ ही लागू कर का भुगतान देना होता है। शुल्क की प्राप्ति पर और पंजीकरण प्रदान करने के लिए नियमों और शर्तों के संतोषजनक अनुपालन पर प्राधिकरण उस श्रेणी के तहत कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए पंजीकरण प्राप्त करेगा जिसके लिए आवेदन किया गया है। एक कॉर्पोरेट एजेंट जो आवेदन करने का इच्छुक है, नवीनीकरण के लिए निर्धारित प्रारूप में नवीनीकरण के लिए एक आवेदन करना होगा जिसमें 25,000 रुपए का शुल्क साथ ही लागू कर भी शामिल होते हैं। अब हम बात करते हैं अन्य प्रमुख बिंदु या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स की जो आपके लिए जानने बहुत जरूरी है जब हम कॉर्पोरेट एजेंट की बात करते हैं। एजेंटों के केंद्रीकृत सूची का अर्थ है एजेंटों की एक सूची प्राधिकरण जिसमें सभी बीमाकर्ताओं द्वारा नियुक्त एजेंटों की सभी विवरण शामिल होते हैं। नामित अधिकारी का अर्थ है बीमाकर्ता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी बीमा एजेंट के रूप में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं। बीमाकर्ता के बीमा एजेंट के रूप में नियुक्ति की मांग करने वाले आवेदक बीमाकर्ताओं के नामित अधिकारों के फॉर्म A1 में आवेदन प्रस्तुत करेगा। नामित अधिकारी के लिए इनकार करने के कारणों का संचार करेगा। आवेदन प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर आवेदक को लिखित में एजेंट के रूप में नियुक्त करा जाता है। जब हम बात करते हैं बीमा एजेंसी परीक्षा की, तो एक आवेदक द्वारा आयोजित बीमा एजेंसी परीक्षा में पारित होगा जीवन, सामान्य या स्वस्थ बीमा के विषयों में परीक्षा निकास होगा। बीमा एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्यता क्या है? अयोग्यता के लिए शर्तें अधिनियम के धारा 42(3) के तहत निर्धारित होती हैं।